सिबित सहानी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो देखो गाइस, ये हमारी सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है। पहली बुक में हमने क्या पढ़ा, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स बुक है वो, उसमें हम पूरी दुनिया के बारे में जानते हैं। ये जो बुक है हमारी, इसका नाम है इंडियन पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस। इसमें सिर्फ हम अपनी कंट्री इंडिया के बारे में जानते हैं, दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है हमारी कंट्री में पॉलिटिकल सिस्टम कैसे डेवलप हुआ। ठीक है, इलेक्शंस कैसे हुए हमारे, जब इलेक्शन हुए तो स्टार्टिंग के फेज में कौन सी पार्टी जीती, धीरे धीरे क्या चेंजेस आए हमारी कंट्री की गवर्नमेंट के अंदर, इलेक्शन सिस्टम के अंदर, और साथ ही के साथ में कौन कौन सा जो है पॉलिटिकल सिस्टम में चेंजेस आए, ये आप जानने वाले हो इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर आपकी ये चैप्टर का हो, ये पूरी बुक का हो, दिस इज मोर इंटरेस्टिंग क्योंकि हम अपनी कंट्री के बारे में जानते हैं। आज का जो चैप्टर है हमारा, उसका नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। चैलेंज मतलब होता है ना, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ आपके सामने आना। और आज हम कौन सा चैलेंज पढ़ेंगे, नेशन की बिल्डिंग का। नेशन मतलब देश, बिल्डिंग मतलब बनाना। अब भाई हमें देश बनाना था, मतलब क्या हुआ, तो यस, जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिली थी तो आपको पता है हमारा पार्टीशन हो गया था, पाकिस्तान और इंडिया दो कंट्रीज बन गई थी। तो भाई उस समय पे वो चीज़ हमारे लिए बहुत पेनफुल थी, इतनी लोगों की मौत हुई पार्टीशन के दौरान, इतना कुछ हम लोगों को सहना पड़ा, इतनी सारी रेफ्यूजी प्रॉब्लम हुई। लोग जो इतने समय से फ्रीडम की डिमांड कर रहे थे कि भाई अंग्रेज जो है अब चले गए हैं तो हम अब अपनी फ्रीडम को एंजॉय करेंगे, बहुत सारे लोग रेदर देन एंजॉइंग फ्रीडम, उनके लिए फ्रीडम कैसे आया था, उन्हें अपने घर बाहर छोड़ के रेफ्यूजी कैंप में जीवन बिताना पड़ा था। तो आज आप इस चैप्टर में चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में ये जानोगे कि जैसे ही हमें फ्रीडम मिला उस दिन जो है आगे क्या हुआ उसके बाद में, और कैसे हमारे नेशन के लीडर्स ने उन चैलेंजेस को फेस करा कि भाई हमारा पार्टीशन हुआ, इतना दुख हमें हुआ, इतना नुकसान हमारा हुआ, तो उसको हमारी जो नेशन के लीडर्स थे, बड़े बड़े लीडर जिन्होंने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर, उन्होंने ये कठिनाइयों का सामना कैसे करा, ये आप जानोगे इस चैप्टर में। तब ये चैप्टर का नाम क्या है, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। अब हमें अपने देश का पॉलिटिकल सिस्टम बनाना, पहले हम ब्रिटिशर्स के अंडर में थे, वो हमारी सरकार चला रहे थे, अब हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना था जहां हम अपने कंट्री का खुद पॉलिटिकल सिस्टम जनरेट करना था। तो वो सब कैसे हुआ, दैट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। ठीक है, और इस चैप्टर में आप पार्टीशन के बारे में भी बहुत डिटेल में जानोगे। हमने आजकल कई बार, आपको कोई मूवी याद है जिसमें पार्टीशन के बारे में बताओ तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। हम देखते हैं, मूवी हो, कोई बुक में पढ़ा हो आपने, या कोई जो है गाना ऐसा देखा हो आपने, जैसे कई सॉन्ग्स होते हैं हमारी देशभक्ति वाले, उसमें कुछ कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं। देखो हमें पार्टीशन के कि उस समय पे कितने लोग ऐसे पैदल चल के जा रहे होते थे और उन पे अटैक हो जाते, बोथ द साइड्स, जो इंडिया से पाकिस्तान जा रहे थे और जो पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे। तो एक एक चीज़ को आज आप डिटेल में पढ़ोगे और पार्टीशन होने का रियल रीज़न क्या था वो भी जानने वाले हो। सो लेट्स बिगिन विद दिस चैप्टर। ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा तो 6 और 8 नंबर वाले आपके एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं, वो यहीं से आते हैं। ठीक है जी, शुरू करते हैं इस चैप्टर को। और ऐसे ही मैंने आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस का हर चैप्टर पढ़ा दिया डिटेल एक्सप्लेनेशन में, एक ही वीडियो में पढ़ाती हूँ। 1 से 1.5 घंटे में चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट चेक कर लो, मेरे चैनल पे मैंने हिस्ट्री की बना दी है, पॉलिटिकल की बना दी है, इकोनॉमिक्स की बना दी है, मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ाती हूँ, ज्योग्राफी भी पढ़ाती हूँ, साइकोलॉजी और सोशलॉजी भी पढ़ाती हूँ। तो धीरे धीरे आपको ह्यूमैनिटीज़ के सारे डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो अपने नए सिलेबस की मिल जाएंगी। आपको बस एक काम करना है, इफ यू आर अ ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट, इस चैनल को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो ह्यूमैनिटीज़ वाले, और सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे कि दीदी ने ये चैप्टर पढ़ा दिया, अब ये पढ़ लेते हैं। डन, चलो शुरू करते हैं हम अपने इस चैप्टर को, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो सबसे पहला आता है, हमारे को बताया गया है दैट हमें इंडिपेंडेंस कब मिला। तो हम कहते हैं 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस मिला, बट देखो आज हमें पता चला है दैट, पता है आपको, हमें रात के 12 बजे हमारे को इंडिपेंडेंस मिल गया था। यानी कि 14 अगस्त खत्म हुआ, 12 बजे, 12 बजते ही समझ लो तुम हमें इंडिपेंडेंस मिल गई थी। तभी हम अपना इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मनाते हैं, और 15 अगस्त को हम जश्न मनाते हैं अपनी आज़ादी का। तो इस दिन पे हमें इंडिपेंडेंस मिल गई थी, एंड यू नो जिस दिन हमें इंडिपेंडेंस मिली थी 15 अगस्त की रात को, उसी दिन जो है 15 अगस्त की सुबह कहेंगे इसे बेसिकली। ठीक है, कि वो कोई सुबह सुबह मिल गया था हमें इंडिपेंडेंस। तो उस दिन बिल्कुल जो है इतनी, मतलब समझ लो 12 से 5 बजे के पीरियड के बीच में जो हमारी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के, कौन है, जवाहरलाल नेहरू जी। वो जो है एक स्पेशल सेशन बुलाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, मतलब उसमें नॉर्मल पब्लिक नहीं जाएगी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे वो गए, और वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी ने एक ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नाम की स्पीच दी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सभी मेंबर्स के सामने। ठीक है, तो ये स्पीच से रिलेटेड देखो कुछ फोटोज़ मैंने यहाँ लगाई हैं गूगल से सर्च करके, तो ये स्पीच को कभी तुम चाहो तो पढ़ भी सकते हो। तो ये 1 मार्कर के लिए याद रखना दैट रात को स्पेशल सेशन बुलाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का,
उसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने कौन सी स्पीच दी थी, ट्विस्ट विद डेस्टिनी नाम की जो है स्पीच उन्होंने उस समय पे दी थी। ठीक है, अब गाइस हमारे को फ्रीडम मिल गया था। अब फ्रीडम मिलते ही पता है आपको, जैसे ही हमें फ्रीडम मिला था तो हमारे इंडियंस की बहुत सारी आशाएं और उम्मीदें थी अपने लीडर्स से कि भाई हमें क्या चाहिए था, हमें बहुत सारी डिमांड चाहिए थी। अंग्रेज हमारे पे अत्याचार कर रहे थे तो अब हमें हमारे नेशन के लीडर्स रूल करने वाले थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर अपने होंगे, इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, पूरे इंडियन लीडर्स हमें रूल करने वाले थे। तो हमारे हर एक जो है लोगों की डिमांड्स थी, भाई हमें ये चाहिए ये चाहिए। बट दो चीज़ें ऐसी थी जिस पे सबने अग्री करा था। तो यहाँ आता है आपके एग्जाम के लिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द ट्विन गोल्स। गोल्स मतलब क्या होते हैं, आपने कोई चीज़ डिसाइड करी हुई है, जिससे अभी तुम्हारा गोल क्या है, आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाए और हर पेपर में आपके अच्छे नंबर है। बीइंग अ स्टूडेंट आपका ये गोल है कि आप अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करो, पेपर में अच्छे से नंबर लाओ। तो जैसे हमें इंडिपेंडेंस मिली, हमारे सामने क्या था, हमारे सामने दो गोल्स थे। एंड व्हाट वर दोज टू गोल्स, ये दो गोल थे, मतलब काफ़ी सारी चीज़ों पे डिसाइड करना था हमारे इंडिया को कि भाई हमें ये फैसले लागू करने हैं, ऐसे इकोनॉमी चलाएंगे, ऐसे पॉलिटिक्स चलाएंगे। बट दो चीज़ें थी जिस पे किसी ने डिस्कशन ही नहीं करा, भाई ये तो पक्का ही है, अब इंडिपेंडेंस मिलेगी तो ये तो जी करना ही करना है। वो दो चीज़ें क्या थी, पहला उसमें था कि वी शैल रन आवर कंट्री की गवर्नमेंट डेमोक्रेसी के थ्रू, इंग्लिश में कहा जाए इसको तो वी शैल रन आवर कंट्री थ्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और दूसरा गोल था द गवर्नमेंट विल रन फॉर द गुड ऑफ ऑल, पर्टिकुलरली द पुअर एंड द सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप। ठीक है, तो एक मतलब इसका क्या हुआ कि दूसरा जो हमारी गवर्नमेंट होगी वो सबसे पहले देश में से गरीबी हटाने का काम करेगी, क्योंकि अंग्रेज हमें बहुत लूट के गए थे। आपको जब मैं इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगी और अगर आपके पास इकोनॉमिक्स है तो आप देखना कि कितना लुटेरे थे, कितना इन्होंने हमारी कंट्री का नुकसान कराया था एंड हम कितनी गरीबी में थे जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस। एक प्रॉब्लम नहीं थी हमारे सामने, सैकड़ों प्रॉब्लम थी, तुम ये समझ लो, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आई जा रही थी एंड हमारे लीडर्स को और कंट्री के लोगों को उन्हें डॉज करके एक बढ़िया नेशन बनना था। दुनिया सोचती थी कि भाई इंडिया ऐसे प्रॉब्लम से कैसे डील करेगा, अरे हमने किया डील, कोई दिक्कत की बात नहीं हुई। ठीक है, दिक्कत आई बट हाँ सामना करा उनका। तो ये दो गोल्स थे। पहला गोल क्या, भाई डेमोक्रेसी पे चलना है। जैसे तुम 12th में आए हो तो मैंडेटरी हो जाता है, तुम्हारे मम्मी पापा तुम अपने मन में पहले ही बना लिया और इस साल तो टॉपर लिस्ट में नाम आना है। वैसे ही जो है जैसे हम इंडिपेंडेंस मिला, ये दो गोल पक्के थे। एक, हम अपनी कंट्री को डेमोक्रेसी पे चलाएंगे, दूसरा जो हमारी गवर्नमेंट है गरीबी हटाएगी और साथ के साथ में जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप है, आपको पता है हमारी कंट्री के अंदर जात के ऊपर और जो है कलर के ऊपर, कास्ट के ऊपर बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था, जेंडर मेल फीमेल के बीच में बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो जितने भी डिस्क्रिमिनेशन है हमारी गवर्नमेंट वो हटाने की कोशिश करेगी। एंड जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप हैं, जैसे हमारी कंट्री में अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती थी, उस सबको हटाने के लिए अब हमारी गवर्नमेंट को कड़े स्टेप्स लेने थे। ये बात पक्की थी, इस बात पे डिस्कशन ही नहीं करना था कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये तो पक्का था भाई ये तो गवर्नमेंट को रोल निभाना ही निभाना है। ठीक है, एंड अब टाइम आ चुका था, अब हमें 1947 हो गया, फ्रीडम मिल गया हमारे को। अब टाइम आ चुका था कि जो हमारे लीडर्स कौन थे, नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के जितने भी लीडर्स थे उन्होंने, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो गए, जवाहरलाल नेहरू जी हो गए और भी बहुत सारे हमारे नेशनल लीडर्स, उन्होंने हमें बहुत प्रोमिसेस करे थे कि ब्रिटिशर्स जाएंगे तो हम अपने देश को ऐसा बनाएंगे। अब उन सब प्रोमिसेस को फुलफिल करने का टाइम आ चुका था। ठीक है जी, चलो। बट प्रॉब्लम्स को जो है अपना जो है उनको जो है प्रोमिसेस को फुलफिल करना आसान नहीं था, हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो आपके चैप्टर का नाम है ना चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो अब आते हैं हम असल बात पे, ये आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट वर द चैलेंजेस, ऐसे कौन से चैलेंजेस थे इंडिया के सामने जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिली। तो इसका क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, व्हाट वर द 3 चैलेंजेस इंडिया फेस्ड जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। जैसे ही आज़ादी मिली तो 3 चैलेंज सबसे बड़े थे हमारे सामने, वो कौन से थे। तो एक है चैलेंज नंबर 1, चैलेंज नंबर 2 है और चैलेंज नंबर 3 है। ठीक है, तो ये जैसे जैसे मैंने स्लाइड्स क्रिएट करी हैं तो मैं अपनी आंसर शीट पे ही आंसर लिखना होगा, तो मैं तुम्हें अगर हिंदी में समझा दूंगी तुम अपने आप भी बना के लिख दोगे आसानी से। तो क्या 3 चैलेंजेस थे, गोल्स तो पता चल गया ना, लिखो कमेंट सेक्शन में कौन से 2 गोल्स थे, सबने एग्री करा, एक डेमोक्रेसी लानी है, एक पॉवर्टी हटानी है, एक सोशल डिसएडवांटेज ग्रुप्स के लिए अच्छा करना है, ये गोल पक्के थे। अब चैलेंज क्या क्या थे, प्रॉब्लम क्या क्या थी। तो पहला चैलेंज हमारे सामने था टू शेप अ नेशन। शेप अ नेशन मतलब क्या, भाई हमें अपनी कंट्री बनानी थी। फर्स्ट एंड द इमीडिएट चैलेंज वॉज अ शेप अ नेशन दैट वॉज यूनाइटेड। देखो उस समय भी हमारे इंडिया में क्या था और अभी भी आपको, अब तो हम यूनाइटेड इंडिया है। हम क्या कहते हैं, वी आर यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया की इतनी सारी लैंग्वेजेस है, एक लैंग्वेज है हमारी कंट्री में,
20+ लैंग्वेजेस हैं हमारे यहाँ, इतनी सारी स्टेट्स है, सबकी अलग लैंग्वेज, अलग कल्चर, अलग खाना पीना, अलग कपड़े पहनने का तरीका, अलग अलग डांसेस हो गए, सब कुछ अलग अलग, कल्चर अलग अलग था हमारी कंट्री का। तो उस समय पे ऐसा सोचा जाता था कि भाई एक ऐसी कंट्री जहाँ इतनी लैंग्वेजेस के लोग रहते हैं वो कैसे इकट्ठा एक देश बना लेंगे। क्योंकि जैसे तुम्हें याद होगा, हम राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप 10th में पढ़ के आए हैं, हमने देखा था भाई एक नेशन बनाने के लिए लैंग्वेज रोल प्ले करती है कि एक लैंग्वेज होगी लोगों का, एक कल्चर होगा लोगों का, तो वो देश बना लेंगे। जैसे फ्रांस वालों की अपनी एक लैंग्वेज थी, फ्रेंच कल्चर, तो उन्होंने बना लिया फ्रांस। अब हम क्या करें, हमारी कोई एक लैंग्वेज थोड़ी थी, हमारी तो 20+ लैंग्वेजेस थी, शायद उससे भी ज़्यादा हो है मतलब। तो भाई ऐसे देश कैसे बनेगा जिसमें इतने डिफरेंट कल्चर है, गुजरात का अलग, पंजाब का अलग, बंगाल का अलग, सबका अलग कल्चर वाला देश। यही तो चैलेंज था, एक ऐसे देश को यूनाइट करना था। लोगों को लगता था ये हमारी कमज़ोरी है कि हमारे इतने सारे कल्चर, बट ये हमारी कमज़ोरी नहीं थी, हमारी ताकत थी दैट हमारे यहाँ इतना डाइवर्स कल्चर है इंडिया का, ठीक है। बट जब पार्टीशन हुआ, और वो भी जो है रिलीजन के बेसिस पे, मुस्लिम्स एंड हिंदूज़ जो है 2 रिलीजन्स के बेसिस पे जब पार्टीशन हुआ, तो लोगों को जो ये लगता था ना, अरे इंडिया ज़्यादा समय तक यूनाइटेड होकर नहीं रह सकता, इतने डिफरेंट लोग रहते हैं यहाँ पे, वो कैसे एक देश बना के रह लेंगे। तो लोगों की जो ये बातें थी वो सच होती हुई दिख रही थी कि भाई कैसे इंडिया यूनाइटेड होगा। तो अब हमारे लीडर्स का सबसे बड़ा सामने उनके चैलेंज था कि भाई कंट्री को यूनाइट करके रखना था। ऐसा ना हो कि जैसे पार्टीशन हो गया और पाकिस्तान अलग कंट्री बन गई, कोई और लैंग्वेज के लोग भी कहने लगे जी हमें अपनी अलग कंट्री बनानी है। तो सबकी डिमांड्स पूरी करनी थी और एक बढ़िया कंट्री बनानी थी विद यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था, ठीक है। तो इट इज़ एवरीथिंग इज रिटन इन योर एनसीईआरटी, और बहुत इजी लैंग्वेज में देखो मैंने यहाँ नोट्स क्रिएट करे हैं, आप पढ़ोगे तो अजीब नहीं लगेगा आपको। इन इंडिया पीपल स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, समझ गए, एंड फॉलो डिफरेंट कल्चर एंड रिलीजन। इट वॉज वाइडली बिलीव दैट कंट्री फुल ऑफ सच काइंड ऑफ डाइवर्सिटी कुड नॉट रिमेन टुगेदर। तो ऐसा लोग सोचते थे, ऐसी कंट्री साथ में नहीं रह सकती है। हमने उनको गलत प्रूफ कर दिया, ठीक है। चलो अगला था टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। देखो हम कह रहे थे डेमोक्रेसी लाने, डेमोक्रेसी लाना आसान नहीं था। डेमोक्रेसी सिर्फ कहने देना कि हम ले आए हैं वो काम नहीं करना था हमारी कंट्री को। ऐसी बहुत कंट्री है दुनिया में जहाँ वो ऊपर से दिखाते हैं डेमोक्रेसी चल रही है, अंदर खाते कोई डेमोक्रेसी नहीं चल रही होती है। तो अब हमें एक ऐसी कंट्री बनानी थी जहाँ डेमोक्रेसी ऑन पेपर ना हो, इम्प्लीमेंट भी हो। और हमें किस टाइप की डेमोक्रेसी इंप्लीमेंट करनी थी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है, मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे सामने आएंगे और हम उन्हें वोट डालेंगे। जैसे अभी जब मैं ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ तो आज से एक आध दिन बाद मतलब इलेक्शन शुरू हो रहे हैं हम लोगों के यहाँ, ठीक है। तो इलेक्शन चल रहे हैं एंड आई एम टीचिंग यू दिस चैप्टर। तो हमारे यहाँ क्या है, बहुत सारे कैंडिडेट्स हमारे सामने हैं फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़, और हम जिन्हें पसंद करते हैं हम उन्हें जाके वोट डालेंगे और वो हमारे लीडर बनेंगे, उनकी सरकार बनेगी। इसे कहते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो इस चीज़ को अडॉप्ट करना था हमें कि हमारे यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े होंगे और हमारी जनता को जो पसंद होगे उन्हें, जनता जिनकी पॉलिसी जिनकी पसंद आएगी उन्हें वोट डालने जाएंगी। तो ये वाली डेमोक्रेसी लानी थी। तो इंडिया अडॉप्टेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या 11th में पढ़ाया तो था। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर जो है वो जो है उनके पास ज़्यादा पावर्स होती है ना, तो प्राइम मिनिस्टर वाली गवर्नमेंट हमारे को बनानी थी, सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको कहूँ तो। और साथ ही के साथ में हमें डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाई हमने, बट ऐसा भी करना था कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फंडामेंटल राइट्स दे दी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें सारी सुविधाएं दे दी, बट ऐसा ना हो कि वो सिर्फ पेपर पे लिखी रह जाए, वो दुनिया में लागू भी हो हमारी कंट्री की, वो सब कुछ हो भी रहा हो। तो और साथ ही के साथ में जो भी पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन हो, इलेक्शंस हो, तो सब चीज़ें हों वो सब फ्री एंड फेयर तरीके से हो रहा हो। जो भी कुछ हमारी कंट्री में हो रहा हो वो एक फ्री एंड फेयर वे में हो रहा हो, कहीं पे भी पार्शियलिटी ना हो रही हो, ये सब देखना अब जरूरी था, ठीक है। तो द चैलेंज वॉज टू डेवलप डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस इन अकॉर्डिंग्स विद कॉन्स्टिट्यूशन। अब भाई कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चैलेंज नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत बढ़िया बनाने में लग गए थे हमारे नेशन के, उस कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करना चैलेंज था। डेमोक्रेसी हम ले आए हमें पता है, बट डेमोक्रेसी को लागू करना चैलेंज था, ठीक है जी। तीसरा चैलेंज हमारे सामने क्या था, टू इंश्योर डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अब इसमें मैं कुछ भी ना बताऊँ तो तुम डेवलपमेंट क्या है भाई, इतनी हमारे गरीबी में थे हम लोग, तो भाई इंडस्ट्री लगानी थी, एग्रीकल्चर करना था, और जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप थे, रिपीट ये जो तुमने ट्विन गोल्स पढ़े हैं ना, वही 2 चैलेंज है हमारे। बस नेशन बिल्डिंग वाला एक अलग चैलेंज आया है यहाँ पे, जो ट्विन गोल पढ़े थे उन्हीं को लिख दो, यहाँ पे वही चैलेंज थे। जो गोल आपको कंप्लीट करने वही आपके चैलेंजेस तो होते हैं, उन्हें कंप्लीट कर लोगे गोल भी कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा एक चैलेंज था कि भाई डेमोक्रेसी के बाद में हमें क्या करना था, गरीबी हटानी थी, इंडस्ट्रियाँ लगानी थी, और जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप थे उनके लिए अच्छा करना था, जो हमारे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था वो सब हमें हटाना था, ठीक है जी।
और प्रोटेक्शन देना था हमें सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप को, रिलीजियस कल्चरल माइनॉरिटीज़ को, ठीक है, जैसे जितने भी ग्रुप्स हैं जिनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो अब हमारी कंट्री की गवर्नमेंट की जिम्मेवारी थी कि वो उन्हें प्रोटेक्ट करे, वो उन्हें बचाए। डन। चलो अगले टॉपिक पे आते हैं। अब हम जानेंगे कि हमारा पार्टीशन एक्चुअली में क्यों हुआ, व्हाट वाज द रीज़न हमारा पार्टीशन क्यों हुआ। फिर आप जानोगे पार्टीशन कैसे हुआ, एंड देन यू विल नो पार्टीशन होने के बाद क्या हुआ, कितनी नुकसान हुआ, कितना दुख दर्द हमें देखना पड़ा उस पार्टीशन की वजह से। तो इस टॉपिक का नाम है पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट मतलब जो ये पॉपुलेशन इधर से उधर शिफ्ट करी, रिहैबिलिटेशन मतलब दोबारा सेटल कैसे हुए, ठीक है। तो ऑन 15 अगस्त 1947 को एक नहीं दो कंट्री बनती है फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया क्यों लिखा है, मतलब जिस इंडिया पे ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे उसमें से एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं बनती है इंडिया, दो बनती है, एक इंडिया एक पाकिस्तान। व्हाट वाज द रीज़न, क्यों बनी दो कंट्री, तो उसका रीज़न था मुस्लिम लीग के द्वारा प्रेजेंट करी गई टू नेशन थ्योरी। सो इस पे आपके क्वेश्चन आएगा, CUET में भी क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर, व्हाट वाज द टू नेशन थ्योरी। तो टू नेशन थ्योरी क्या थी, तो एज पर टू नेशन थ्योरी ये किसने लेकर आए थे, मुस्लिम लीग वाले लेकर आए थे टू नेशन थ्योरी को। एंड अकॉर्डिंग टू टू नेशन थ्योरी मुस्लिम लीग ने कहा कि इंडिया के अंदर एक नहीं दो प्रकार के लोग रहते, एक हिंदूस और एक मुस्लिम, ठीक है। एंड इसलिए जो मुस्लिम लीग के लोग थे उन्होंने डिमांड करी मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट कंट्री जिसका नाम वो रखेंगे पाकिस्तान। तो कांग्रेस जो थी हमारी कंट्री की उसने बहुत अपोज करा, हमारे सारे लीडर्स ने इस बात को अपोज करा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हम इंडिया तो अपने, हमारा क्या था हमारे लीडर्स का, हम अपनी कंट्री को सेक्युलरिज्म, आज भी हम सेक्युलरिज्म पे चल रहे हैं, हमारे लिए ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, तो हमारे लिए कोई डिफरेंट नहीं था दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल इन आवर, नहीं वी वर सेक्युलर फ्रॉम आवर माइंड। बट जब थ्योरी आई तो ब्रिटिशर्स ने इस थ्योरी को सपोर्ट करा। क्यों, ब्रिटिशर्स का तो काम था हमारा नुकसान करवाना, ब्रिटिशर्स तो चाहते थे डिवाइड एंड रूल करना, तो उन्होंने मुस्लिम लीग की इस थ्योरी को जो है सपोर्ट करा, ठीक है। और धीरे धीरे जितनी भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई, हमने बहुत मना करा ऐसा नहीं होना चाहिए, बट स्टिल क्या होता है हम लोगों का 1940s जैसे जैसे एंड होने लगता है, जैसे जैसे हमारा फ्रीडम मिलने का समय आता रहता है, इट वाज डिसाइडेड दैट एक नहीं दो कंट्री जो है, बहुत अपोज करा था कांग्रेस ने, सब लीडर्स ने अपोज करा, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए पार्टीशन, नहीं मानी गई हमारी बात ब्रिटिशर्स, एंड जो है मतलब वो कहाँ चलने देते थे हम लोगों की, ठीक है। एंड फाइनली क्या हो जाता है, दो कंट्री बनती है, एक इंडिया और एक पाकिस्तान, ठीक है। अब इंडिया और पाकिस्तान बने कैसे थे, आज तुम्हें लगता है क्या देयर इज ओनली वन पाकिस्तान, हमें दिखता है हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, बट तुम्हें पता है जब फ्रीडम हुआ था हमारा, जब पार्टीशन हुआ था तब एक पाकिस्तान नहीं था, दो दो पाकिस्तान बने थे, और एक हमारे इस बाजू में था एक इधर था, दोनों तरफ हमारा पाकिस्तान पड़ोसी बना हुआ था। वो कैसे था, चलो आज जान लोगे, किसी के तो बच्चों को पता भी होगा ऑब्वियसली, बच्चे ने नहीं पता था, आज आप जान लोगे दैट एक नहीं उस समय पे दो पाकिस्तान बने थे, एक ईस्ट पाकिस्तान एक वेस्ट पाकिस्तान। कैसे बने थे, लेट्स स्टडी। तो अब डिसाइड हो गया था भैया कि टू नेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग, अब आगे नेक्स्ट टॉपिक पे हम, व्हाट वाज द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। तो एज पर टू नेशन थ्योरी डिसाइड कर दिया गया कि भाई एक नहीं दो कंट्रीज बनेगी, एक पार्टीशन के बाद एक इंडिया और एक पाकिस्तान, ठीक है। और हमने डिसाइड करा अब ये पार्टीशन किस बेसिस पे हो रहा था, रिलीजियस मेजोरिटी के बेसिस पे होगा। अब भाई ऐसा आसान थोड़ी है, हमने कह दिया ये हमारी कंट्री इंडिया है, ठीक है, ये हमारी कंट्री इंडिया है, अब इसमें से हम क्या करेंगे, एक इंडिया बना देंगे और एक पाकिस्तान बनाएंगे। अब कैसे बनाएं, ऐसे कैसे क्या करेंगे हम, तो डिसाइड करा कि भैया रिलीजियस मेजॉरिटी के बेसिस पे इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया। रिलीजियस मेजॉरिटी मतलब क्या हुआ कि वो जगहें जहाँ पे मुस्लिम लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा है, मतलब उनकी परसेंटेज ज़्यादा है, उसको हम पाकिस्तान कह देंगे, और जहाँ हिंदू हैं वो तो ऑब्वियसली हमारा इंडिया है ही, ठीक है। तो ये जो हो गया, रेस्ट वॉज टू स्टे विद इंडिया। अब ये कहना बहुत आसान था कि भाई जहाँ मुस्लिम ज़्यादा होंगे, रिलीजियस मेजॉरिटी मुस्लिम्स की ज़्यादा होगी, उसे हम पाकिस्तान बना देंगे। इसे इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इंडिया में कोई एक ऐसी एक जगह नहीं थी, एक स्टेट नहीं थी जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा थे, दो स्टेट्स थी, ठीक है। अब वो कौन कौन सी दो स्टेट्स थी, एक थी पंजाब वेस्ट में एंड दूसरी थी बंगाल ईस्ट में, तो इसीलिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो बट द डिवीजन ऑफ द कंट्री हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। तो अब आप प्रोसेस ऑफ पार्टीशन में, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डिफाइन द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, तो आपने पहले ये बताना है कि पार्टीशन डिसाइड हुआ कि रिलीजियस मेजॉरिटी पे होगा, बट इट वॉज डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। उसके बाद आपको मेंशन करना होगा व्हाई वॉज रिलीजियस मेजॉरिटी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। तो डिफिकल्ट इसलिए थी क्योंकि पूरे इंडिया में कोई एक जगह ऐसी नहीं थी जहाँ रिलीजियस मेजॉरिटी में थे मुस्लिम, यानी कि मुस्लिम ज़्यादा तादाद में थे, दो जगहों पे थे। कौन कौन सी, एक
पंजाब में, दूसरा बंगाल में। तो भाई क्या किया जाए, कोई तरीका है आप ईस्ट और वेस्ट को जोड़ के कंट्री बना दो? नहीं। तो क्या डिसाइड हुआ कि एक पाकिस्तान नहीं बनेगा, दो पाकिस्तान बनेंगे। सो तुम इस पिक्चर को देखो, यहाँ पे जगह मैं यहाँ PIP लगाऊंगी, ये देखो इस तरीके से हमारा पार्टीशन कराया गया। क्या सोच लिया गया कि भैया क्या करेंगे, ये देखो आप यहाँ पंजाब में मुस्लिम ज़्यादा हैं इस तरफ, तो यहाँ पे बना दिया जाएगा एक पाकिस्तान, इसको बोलेंगे वेस्ट पाकिस्तान। और दूसरा यहाँ बंगाल के अंदर मुस्लिम ज़्यादा थे, तो इसको बना दिया जाएगा ईस्ट पाकिस्तान। तुम कहोगे दीदी आजकल तो यहाँ पे, अभी आज के समय पे तो यहाँ बांग्लादेश है, तो यस, ईस्ट पाकिस्तान ही बाद में जाके बांग्लादेश बन जाता है। ये तुम चैप्टर नंबर 3 पहली बुक में पढ़ोगे, जो आपका पहली बुक का चैप्टर 3 है ना, साउथ एशिया एंड द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड, उसमें पढ़ोगे आप कि कैसे ईस्ट पाकिस्तान क्या बनता है, बांग्लादेश बनता है। इस बुक में भी पढ़ोगे कि ऐसा क्या हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन जाता है। ठीक है, तो दो पाकिस्तान बनते हैं, एक वेस्ट पाकिस्तान, एक ईस्ट पाकिस्तान हमारे पार्टीशन के बाद। ठीक है, इंडिया से जो है पार्टीशन जब हुआ पाकिस्तान का, तो दो पाकिस्तान बने, एक वेस्ट ईस्ट। दोनों की गवर्नमेंट एक ही होती थी, ऐसा नहीं था कि ये दो अलग कंट्रीज है एक ही कंट्री। आधी कंट्री इधर हो गई थी, आधी कंट्री इधर हो गई थी। तो देखो कैसा सा इन्होंने पार्टीशन करवाया था। ठीक है, तो इस तरीके से पार्टीशन हुआ था, बहुत मुश्किल था इसको इम्प्लीमेंट करना। सेकेंडली, दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी भैया पार्टीशन कराने की, नॉट ईच एंड एवरी मुस्लिम वांटेड टू गो टू पाकिस्तान। हर कोई मुस्लिम ऐसा नहीं चाहता था कि उनके लिए अलग कंट्री पाकिस्तान बन जाए। दे वर हैप्पी इन इंडिया। फॉर एक एग्जाम्पल दे रखा है, बहुत सारे ऐसे थे, जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान जी, इनको कहा जाता है फ्रंटियर गांधी, वन मार्कर है, याद रख लो। खान अब्दुल गफ्फार खान जी फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत आगे रहते थे, इतने आगे, मतलब कि इतनी बार जेल गए, ये इतना ये जो है फ्रीडम स्ट्रगल में। इन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए पार्टीशन, बट फिर भी बात नहीं मानी जाती है। ये कौन सी प्रोविंस के थे, ये नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के थे, NWFP के। इनकी बात नहीं मानी जाती है, बाद में इनकी प्रोविंस भी पाकिस्तान में चली जाती है। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नहीं चाहते थे मुस्लिम्स की पार्टीशन हो, और हम तो बिल्कुल ही नहीं चाहते थे कि पार्टीशन हो। नेक्स्ट क्या हुआ था, थर्ड प्रॉब्लम वाज दैट, अब कह दिया कि एक पंजाब वाली तरफ बनेगा पाकिस्तान, एक बनेगा बंगाल वाली तरफ बनेगा पाकिस्तान। ठीक है, मतलब ईस्ट और वेस्ट कहना चाह रही हूँ मैं, बट ऐसा नहीं था भैया कि पंजाब के अंदर सिर्फ मुस्लिम, मैं कह रही हूँ मुस्लिम की पॉपुलेशन ज़्यादा थी उस समय पे पंजाब में, बट ऐसा थोड़ी है कि हिंदू और सिख नहीं थे, बहुत सारे हिंदूज और सिख्स थे। एंड बंगाल साइड में ऐसा नहीं था कि सिर्फ मुस्लिम्स ही ज़्यादा थे, साथ में हिंदूज भी तो थे बहुत सारे। अब उनका क्या होगा, तो इसलिए डिसाइड करा गया कि ये जो कंट्री, ये जो स्टेट्स है, कंट्री सॉरी गलती से बोल दिया, कि ये जो स्टेट्स है, स्टेट को जमाने में अभी भी कहते हैं हम, क्या कहा जाता था, प्रोविंसेस। ये प्रोविंसेस क्या है, ये स्टेट को, जैसे आज यूपी एक स्टेट है, तब यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे। ठीक है, तो प्रोविंस मतलब क्या होता है, स्टेट होता है। बिहार क्या स्टेट है, आप कहो तो प्रोविंस भी कह लो, अभी मतलब ऐसे हम कहते हैं उसको। तो दो प्रोविंस क्या में कह गया कि भैया अब इन प्रोविंसेस के अंदर एक पंजाब और दूसरा बंगाल। अब इसमें क्या है, हिंदू मुस्लिम दोनों थे, बट हम मुस्लिम ज़्यादा थे, तो अब क्या करें, जो यहाँ पे हिंदू रह रहे हैं वो क्या करेंगे, जो पंजाब में हिंदू और सिख रह रहे हैं वो क्या करें, अपना घर है उनका सदियों से, क्या करें वो यहाँ पे। हम तो पार्टीशन के लिए हर जगह से हमारे यहाँ के लोग थे, तो भैया इन्होंने कहा कि भैया ये पार्टीशन होगा रिलीजियस मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट और इवन लोअर लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट में, गाँव तक में हम लोग क्या लगाएंगे, रिलीजियस मेजॉरिटी। यानी कि सपोज करो ये पंजाब है, तो पंजाब के अंदर जहाँ पे हिंदू लोग ज़्यादा होंगे वो वाला पंजाब आ जाएगा, हिंदू और सिख दोनों। वहाँ पे जो है क्या होगा, उसको हम बना देंगे इंडिया का पंजाब। और जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा होंगे वो बन जाएगा किसका पंजाब, वो बनेगा पाकिस्तान का पंजाब। तभी आज के समय पे दो पंजाब है, एक पंजाब हमारे यहाँ है इंडिया के अंदर, एक पंजाब हम पाकिस्तान में भी है। तो ऐसा पार्टीशन करने का इन्होंने सोचा कि भाई क्या लॉजिक लगाया कि भाई ठीक है, पर दो है तो भैया दो पंजाब बना देंगे। बंगाल में भी यही करा इन्होंने कि भैया जहाँ पे बंगाल के अंदर जो है मुस्लिम ज़्यादा हैं उसको हम ईस्ट पाकिस्तान बना देंगे, जहाँ पे हिंदूज़ हैं वो इंडिया ही रहेगा। तो इस टाइप का पार्टीशन करने का इन्होंने फैसला करवाया। कौन, ब्रिटिशर्स थे, मुस्लिम लीग थी, हमारी कंट्री के लीडर्स भी थे। फाइनली फैसला ये निकलता है। बट ये चीज़ कि लोगों को कह दिया जाए कि ठीक है आप यहाँ पंजाब में रह रहे हो, आप हिंदू और सिख हो, तो आप इंडिया वाली तरफ पे चले जाओ, और मुस्लिम वालों आप इधर आ जाओ क्योंकि यहाँ आपके लिए नई कंट्री बनी है पाकिस्तान। ये बातें लोगों को बताई नहीं गई कि ऐसा सब कुछ होगा, बस बातें चलती रहती थी, लोगों को पता चलता था। और कई लोग तो पता तो मैं यकीन भी नहीं करते थे, अरे ऐसा थोड़ी हो सकता है, हमें हमारे घर से निकलने को कहेंगे, हम तो इतने समय से आज़ादी का वेट करें कि कहेंगे हमें जाना पड़ेगा। लोग यकीन ही नहीं करते थे कि ऐसा कुछ हो सकता है। और
हमें 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस मिल गई और उस दिन तक ये जो होना था ना पार्टीशन, हमारा जो हमारा ये होना था, बायरफिकेशन कहते हैं इसको, ये जो बायरफिकेशन रीजनल लेवल पे होना था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना था, ये जो स्टेट में होना था कि पंजाब के हिंदूज को कहना था तुम इंडिया जाओ, और जो पंजाब में मुस्लिम रहते उन्हें कहा था आप इस तरफ पे आओ, और वहीं बंगाल में सेम टू सेम ऐसे, ये डिसीजन 15 अगस्त तक नहीं लिया गया था। तो जब 15 अगस्त का आज़ादी का जश्न मनाया तब बहुत सारे मुस्लिम ऐसे थे जो यहाँ रह रहे थे हमारे इंडिया के अंदर, उन्हें सभी इंडिया था अभी अभी तो बना था वैसे, तो उन्हें यही नहीं पता था कि भाई हम जश्न किस बात का बनाए, पाकिस्तान नई कंट्री का जश्न बनाए या इंडिया बनने का बनाए। एंड सेम वो इंडियंस जो थोड़ा उस साइड पे थे पंजाब के, जो अभी पाकिस्तान में एंटर होने वाला था, कि भाई हम क्या करें। उनको क्या था, उन्हें रातों रात आज़ादी का जश्न जैसे ही लोग मना रहे थे उससे 1-2 दिन के अंदर ही उन्हें रातों रात अपने घरों से बैग पैक करके वो भाग रहे थे, और वो रास्ते में उनके ऊपर, अभी आप कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन में पढ़ोगे, इतना उनके ऊपर अटैक हुए दोनों तरफ। यहाँ से जब मुस्लिम्स आ रहे होते थे, वहाँ से जब हिंदूज आ रहे होते थे, सिख्स आ रहे होते थे, भाई लोग जो है क्या करते थे, मारते थे एक दूसरे को। किलिंग एंड एट्रोसिटीज़ बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर पे हुई। पीसफुल नहीं हुआ ये पार्टीशन। अगर ये प्लान्ड होता कि कुछ टाइम दिया जाता, लोगों को कहा जाता आप अपना सामान पैक कीजिए, आप यहाँ आएंगे, आप अपना सामान पैक कीजिए, आप यहाँ आएंगे, अगर ऐसा कुछ सिस्टमेटिकली हुआ था तो ये बिल्कुल जो है जो जैसा भी हो रहा था, बट थोड़ा अगर लोगों को टाइम दिया जाता, सिस्टमेटिकली होता, तो शायद हमें 80 लाख लोगों की मौत नहीं देखनी पड़ती। 80 लाख पीपल अराउंड जो है उनकी डेथ हो गई थी इस पार्टीशन के अराउंड, ठीक है। तो इतना वायलेंस ये सब नहीं होता अगर सिस्टमेटिकली होता, बट ये ब्रिटिशर चाहते कि हमारा कुछ भला हो। तो इस वजह से ये 2 प्रोविंसेस ही थी जहाँ पे डीपेस्ट ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन, ऐसा नहीं है पंजाब और बंगाल के अलावा कहीं और लोगों को प्रॉब्लम हुई, बहुत जगहों पे हुई, इंडिया में बाकी जगहों पे भी तो मुस्लिम थे और वहाँ से भी लोग आ रहे थे, बट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं देखी गई। तो अब बात करते हैं प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़ ऑन बोथ साइड। ये मैं आपको टॉप पॉइंट बता चुकी हूँ। लैक ऑफ हिंदूज एंड सिख्स इन द एरियाज दैट आर नाउ इन पाकिस्तान एंड इक्वली large number of Muslim on the Indian side of Punjab and Bengal एंड टू सम एक्सटेंट टू दिल्ली ऑल्सो। पता है दिल्ली तक भी, इस जगह तक जो है लोग अपने आप को ट्रैप समझ रहे थे कि भाई हम क्या करें, जिस धरती पे हम रह रहे हैं, जिस इंडिया के फ्रीडम के लिए हम इतने सालों से वेट कर रहे हैं, वहीं पे हमें जो है एक्सेप्टेड नहीं है। हमें मुस्लिम सोच रहे थे हमें वहाँ जाना होगा, और वहाँ पे जहाँ के लिए वो फ्रीडम मांग रहे थे, सारे हिंदू और सिख्स को वहाँ से यहाँ आना था। अब आप सोचो कैसा हुआ होगा उन लोगों के साथ में। हम जब मूवीज़ देखते हैं तब हमें एक पर्टिकुलर फैमिली दिखाई जाती है तो हम दर्द समझ पाते हैं, कैसे वो लोग जो है अपने बच्चों को लेते हैं, अपने घर का सामान पैक करते हैं, ट्रेन पे जाते हैं, ट्रेन में भी खतरे होते थे, एकदम से आके वो पूरी ट्रेन जला देते थे, मार दिया जाता था। तो ये सब हुआ ड्यूरिंग द पार्टीशन, ठीक है। अब कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन पढ़ते हैं। ये 9 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, ये 9 पॉइंट्स में तुम्हें समझा रही हूँ, इसे 5 बार अगर रीड कर लिया तो ये लर्न हो जाएगा। पॉलिटिकल साइंस में बच्चों की सबसे ज़्यादा ये रहती है दीदी लर्न नहीं होता। ये मैं सारे कॉन्सिक्वेंस तुम्हें बता चुकी हूँ कि कॉन्सिक्वेंस मतलब क्या हो, पार्टीशन का रिजल्ट क्या हो। पार्टीशन का रिजल्ट लोगों की मौत हुई, बच्चे अपने माँ बाप से दूर हो गए, लोग अपने घर बाहर छोड़ के आना पड़ा, घर नहीं था उनके पास रहने के लिए। यही है पार्टीशन के कॉन्सिक्वेंस। लेडीज़ को इतना अत्याचार सहना पड़ा, ये है पार्टीशन के कॉन्सिक्वेंस। तो इसको तुम हिंदी में समझो, इंग्लिश में रीड करोगे इसको अपने आप आ जाएगा। तो अगर पॉलिटिकल तुम्हें लर्न नहीं होती है तो तुम पहले समझो, मेरी वीडियो देख के चैप्टर समझ लो, फिर कॉपी रखो सामने एंड रीड, बोल बोल के रीड करो, देखो उसको, एक बार नोट डाउन कर लो, सब लर्न हो जाएगा। ठीक है जी, चलो देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक आ गया है, ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लिख के ले लो मेरे से। ठीक है, चलो तो पहला कॉन्सिक्वेंस है देयर वर किलिंग एंड एट्रोसिटीज ऑन बोथ साइड ऑफ बॉर्डर, दोनों तरफ बॉर्डर के लोगों की मृत्यु हुई। ठीक है, इन द नेम ऑफ रिलीजन, रिलीजन के नाम पे वन कम्युनिटी रूथलेसली किल्ड अनदर कम्युनिटी। एक कम्युनिटी मतलब यहाँ हिंदू और मुस्लिम्स की बात हो रही है, एक कम्युनिटी ने दूसरी कम्युनिटी को मारा। क्यों लग रहा था, देखो हिंदूज को लग रहा था ये सब मुस्लिम्स की वजह से हो रहा है, ठीक है, कि उन्हें अपना घर बार छोड़ के, मुस्लिम्स को लग रहा था ये सब हिंदूज की वजह से हो रहा है, बट ये सब किस वजह से होता है, ब्रिटिशर्स की चालूपंथी की वजह से हो रहा था, जो उन्होंने ये सब करवाया हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो उन्होंने इस ऐसी थ्योरी को सपोर्ट करा, बट फिर भी लोगों को क्या लग रहा था और इस वजह से इतना दुख हो रहा था लोगों को डैट उसमें वो एक दूसरे को अटैक करना शुरू कर देते हैं। सिटीज़ लाइक लाहौर, अमृतसर, कोलकाता बिकेम कम्यूनल जोन। कम्यूनल जोन क्या होते हैं, जैसे देखो कभी कभी अगर दंगे हो जाते हैं ना रिलीजन के बेसिस पे, जैसे हिंदू और मुस्लिम्स के अगर कभी दंगे होते हैं तो तब कर्फ्यू लगा दिया जाता है कि हिंदूज मुस्लिम के इलाके में नहीं जाएंगे, मुस्लिम हिंदू के इलाके में नहीं जाएंगे। तो इस टाइप की सिचुएशन हो चुकी थी। अमृतसर, लाहौर और कोलकाता कम्यूनल जोन बन चुके थे, हिंदू मुस्लिम के इलाके में नहीं जाते थे, मुस्लिम हिंदू के इलाके में नहीं जाते थे, और सब लोग जो है माइनॉरिटीज़ ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर फ्लेड देयर होम एंड ऑफर सिक्योर टेम्परेरी
शेल्टर, लोग अपने घरों से, माइनॉरिटीज़ ऑन बोथ साइड ऑफ बॉर्डर, मतलब पाकिस्तान में जो हिंदू और सिख रह रहे थे वो वहाँ की माइनॉरिटी बन गए थे, और इंडिया में जितने मुसलमान रह रहे थे, मुस्लिम रह रहे थे, वो यहाँ की माइनॉरिटी बन गए थे। तो माइनॉरिटीज़ क्या कर रही थी, अपना सामान पैक कर रही थी जैसे तैसे करके और भाग रही थी अपने घरों से, ठीक है। और भाग के कहाँ जा रही थी, टेम्परेरी शेल्टर होम्स जो बने हुए थे वहाँ जाके, रेफ्यूजी कैंप्स में जाके रुक रहे थे। इन रेफ्यूजी कैंप्स दे ट्रैवल टू अदर साइड ऑफ द न्यू बॉर्डर बाय ऑल सॉर्ट ऑफ मीन्स पॉसिबल। और ऐसी कोई भैया ट्रेनें नहीं चल रही थी बहुत बढ़िया बढ़िया उनके लिए कि घर आ रही है टैक्सी और बैठ के उसमें जा रहे हैं, नहीं भैया। या ट्रेन भी, ऐसी ट्रेन थी, ट्रेन में भी बहुत खतरा होता था, पूरी पूरी ट्रेनों को आग लगा दी जाती थी। तो भाई लोगों को जितना जैसा मिल रहा है, कोई बुलक कार्ट पे, कोई पैदल, कोई साइकिल पे, कोई कैसे करके अपने अपने घर बार छोड़ के दूसरे देश जा रहे थे, ठीक है। इन मेनी केसेस वुमेन वर किल बाय देयर ओन फैमिली एंड दे वर ऑफन जो है अटैक्ड। अब वुमेन बाय किल बाय देयर ओन फैमिली मतलब, तो भाई वुमेन जब रास्ते में जा रही होती तो पता है लड़कियों को किडनैप कर लिया जाता था, एबडक्ट कर लिया जाता था। और क्या करवाते थे फिर लड़कियों को ज़बरदस्ती जो है, जो किडनैपर उनका होता था उनका धर्म परिवर्तन कराता था कि तुम हमारे धर्म को फॉलो करो। साथ ही के साथ में उनको मारा जाता था, पीटा जाता था। वुमेन वर रेप ड्यूरिंग जो है उनको ऐसे किडनैप करके। तो इस वजह से काफ़ी सारी फैमिलीज ऐसी थी, वो डरती थी कि हम अपने लड़कियों को कैसे लेकर जाएं। तो बहुत सारी ऐसी फैमिलीज थी जिन्होंने ऑनर किलिंग करी, यानी कि अपनी घर की लड़कियों को, बेटियों को खुद मार दिया, कि रादर देन जब रास्ते में जाते हुए उन्हें कोई किडनैप कर लिया और उनको जो है उनकी लाइफ के साथ ऐसा कुछ हो तो वो उनको खुद ही मार रहे थे। ऐसा कुछ तक जो है लोगों को देखना पड़ा था ड्यूरिंग पार्टीशन। मेनी चिल्ड्रन वर सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स, बच्चे अपने मम्मी पापा से अलग हो गए, अनाथ हो गए बच्चे। ऐसा कुछ हाल बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को देखना पड़ा। एंड फॉर लैक्स ऑफ रेफ्यूजीज, और जब कुछ लोग आप कह रहे हो चलो पहुंच भी गए, यहाँ पहुंच गए रेफ्यूजी कैंप में इंडिया में, वहाँ पहुंच गए पाकिस्तान के रेफ्यूजी कैंप में मुस्लिम, तो उनके लिए क्या है फ्रीडम, मतलब क्या हुआ, वो अपने घर में रह रहे थे, इतनी बड़ी बंगलों में रहते थे काफ़ी लोग, जैसे भी रहते, चाहे अपनी एक झोपड़ी में भी रहते हो। अब उनके पास एक झोपड़ी तक नहीं बची थी। उनके लिए फ्रीडम मतलब क्या, 4-5 सालों तक लोग कहाँ पे रहे, रेफ्यूजी कैंप्स में रहे। द पार्टीशन वॉज नॉट मेरली अ डिविजन ऑफ प्रॉपर्टी एंड पीपल। अब क्या है भैया, दूसरी बात, सिर्फ प्रॉपर्टी, लाइबिलिटी, एसेट्स का डिवीजन नहीं हुआ था, डिवीजन ऑफ हार्ट्स बोला जाता है इसको। जो हमारा पार्टीशन हुआ कि हमारे दिल के ही 2 टुकड़े हो चुके थे, और इतना कुछ माइन्यूट लेवल पे पार्टीशन। तुम्हें क्या लग रहा है सिर्फ लोग इधर से उधर गए थे? नहीं, इवन जो स्टेट के, हमारी कंट्री के एसेट्स थे, जैसे कि जो पैसा हो गया वो भी दिया गया। साथ ही के साथ में इवन जो टेबल चेयर होती थी ना, मिलिट्री के इक्विपमेंट्स हो गए, पुलिस के बैंड तक जो होते हैं, एम्यूनेशन वगैरह तो होगा ही ऑब्वियसली, टेबल चेयर, पेन पेंसिल, टाइपराइटर, वो भी ऐसे पेपर पे लिस्ट बनाई गई एंड अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान वो सब पाकिस्तान को दिया गया। इस टाइप के भी हमारे यहाँ पे जो है ये आपको यहाँ बताया गया, पेपर क्लिप, टाइपराइटर, इन सब चीज़ों को भी जो है पार्टीशन इनका भी हुआ था। एंड इट इज़ एस्टिमेटेड एट अबाउट 80 लाख पीपल, 80 लाख लोग जो है वर फोर्स्ड टू माइग्रेट अक्रॉस न्यू बॉर्डर, उनको माइग्रेट करना पड़ा। एंड 5 से 10 लाख लोग मर गए थे। अच्छा, तो ये सॉरी करेक्ट कर लेना, 5 से 10 लाख लोग जो है ड्यूरिंग द पार्टीशन की डेथ हो गई थी। एंड 80 लाख पीपल ने माइग्रेट करा था, मतलब 80 लाख लोग अपने घर छोड़े थे उन्होंने, और कहाँ रहे थे जाके, फिर रेफ्यूजी कैंप में। विद दिस ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं, एक चीज़ आपको और बता रखी है कि आज के समय पे जो है हम ऐसे देखते हैं ना कि कोई मूवी बने रिलेटेड टू पार्टीशन, ये नहीं, उस समय से जितने भी राइटर थे, पोएट थे, फिल्म मेकर्स थे, इंडिया के पाकिस्तान के दोनों के, उन्होंने इस डिस्प्लेसमेंट को, वायलेंस को नॉवल में, शॉर्ट स्टोरी में, पोएम में, सब में दिखाया। एंड उन्होंने इस चीज़ को क्या बोला, डिवीजन ऑफ हार्ट, ठीक है। द लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल स्ट्रगल डिड नॉट बिलीव इन द 2 नेशन थ्योरी। हमारे जो नेशनल स्ट्रगल के, जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट के लीडर्स थे, नहीं बिलीव करता था इस 2 नेशन थ्योरी में या और जो है देश का पार्टीशन करवाने में, बट फिर भी हमारा देखो पार्टीशन हो जाता है, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं अब हम। डिड दैट मेक इंडिया अ हिंदू नेशन ऑटोमेटिकली। अब क्या हो गया भाई, जैसे हमारा पार्टीशन हो गया इंडिया का जो है, उसके आप मान लो 1951 के अंदर हमने बनाया, तो मतलब अभी 2 पाकिस्तान है, एक ईस्ट और एक वेस्ट वाला। एंड यू नो ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश कब बनता है, 1971 में जाके बनेगा। चलो, तो क्या होता है भैया, अब 1951 हुआ, हमने कराया अपना सेंसस, पॉपुलेशन चेक करने का, और तब हमारे सामने निकल के आया कि इंडिया में तो अभी भी 12% मुस्लिम्स रहते हैं। तो अब क्या किया जाए भाई, 2 नेशन थ्योरी तो ये थी ना कि इंडिया इस फॉर जो है, इंडिया में 2 टाइप के लोग रहते हैं, तो मुस्लिम्स के लिए अलग कंट्री बनाओ, बट स्टिल इंडिया में 12% मुस्लिम्स थे। तो ये क्वेश्चन मार्क लग गया, पूरी दुनिया भी सोच रही थी और हर कोई सोचता था कि अब क्या होगा। अब इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं 12% अभी माइनॉरिटी में थे, और साथ ही के साथ में और भी रिलीजन के लोग हमारी कंट्री में थे, इवन ज्यूज वर देयर, क्रिश्चियंस आर देयर, सिख वर देयर, और जो है और कौन कौन है, सिख्स आर देयर, बुद्धिस्ट,
पारसीज, जैन्स और भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं हमारी कंट्री के अंदर। एंड टू नेशन थ्योरी तो हिंदू एंड मुस्लिम जो है कह के जो है करवाई गई थी। तो अब क्या होगा, क्या अब इंडिया हिंदू नेशन बन गया ऑटोमेटिकली कि हमारी कंट्री में हिंदूज़ के लिए हमारी कंट्री? तो नहीं, हमारी कंट्री के जो लीडर्स थे उन्होंने तो कभी टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट करा ही नहीं था। इवन अभी भी आप कहो कि हमारी देश की कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है सबसे पहले, दैट वी आर अ सेक्युलर कंट्री। तो ये कहना कि इंडिया हिंदू नेशन बन जाएगा, तो हमारी कंट्री के लीडर्स ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी कंट्रीज़ में जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं, यानी कि कोई भी रिलीजन जो अभी माइनॉरिटी में है, हमारे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंडिया इज़ ए सेक्युलर कंट्री, हमारे लिए सब धर्म क्या है, इक्वल है। अगर इंडिया में सिटीजनशिप मिलनी है हमारे को, तो उसके लिए हमारे से हमारा धर्म नहीं पूछा जाता कि हम कौन से धर्म के, नहीं। अगर हमें सिटीजनशिप मिली है तो वी आर इंडियन, ये हमारी पहचान है। हाँ, आपसे कोई पूछेगा आप कौन सी कंट्री, कहोगी आई एम फ्रॉम इंडिया, वी आर इंडियन। तो हमारे लिए हमारी कंट्री के लीडर्स ने हमें क्या सिखाया, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, दैट वी आर अ सेक्युलर नेशन। हमारे यहाँ पे वोटिंग राइट्स मिलना या जो है किसी भी बेसिस पे, हमारे यहाँ धर्म के बेसिस पे या रिलीजन के बेसिस में किसी भी चीज़ को हमने रिलीजन का बेस नहीं बनाया। तो वी आर अ सेक्युलर कंट्री, ठीक है। तो जो है पार्टीशन के बाद हमारी कंट्री के लीडर्स ने क्लियर कर दिया था दैट ऑल सिटीजन वुड बी इक्वल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजियस एफिलिएशन, दैट इवन आफ्टर, चलो पार्टीशन हो गया अकॉर्डिंग टू टू नेशन थ्योरी, बट स्टिल इंडिया अपने ग्राउंड्स चेंज नहीं करेगा कि हम कहेंगे नहीं नाउ वी विल सपोर्ट जो है हम हिंदू नेशन को सब, नहीं। हमारी कंट्री के लीडर्स ने कहा नहीं, वी आर अ सेक्युलर नेशन, हम हर धर्म की इज्जत करेंगे, ठीक है। और जो है बीइंग रिलीजियस और अ बिलीवर वुड नॉट बी अ टेस्ट ऑफ सिटीजनशिप। आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करो, आपको सिटीजनशिप का टेस्ट उस पर नहीं होगा। आपका सिटीजनशिप का टेस्ट ये होगा दैट यू आर बॉर्न इन इंडिया, यू आर इंडियन, ठीक है। दे चेरिश देयरफॉर द आइडियल ऑफ सेक्युलर नेशन। और हमारे लीडर्स ने जो इन्होंने हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, 11th में पढ़ के उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, कॉन्स्टिट्यूशन बनी, तो जिन्होंने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई उन्होंने रिलीजन को महत्वता नहीं दी फॉर मेकिंग लॉज एंड जो है सब चीज़ों को, हमारी कंट्री को बनाया एक सेक्युलर नेशन। अब आते हैं गाइस हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ सारी जानकारी जान चुके हैं, पार्टीशन के बाद क्या हुआ आप ये जान चुके हो, और पार्टीशन के बाद जो लोगों ने क्वेश्चन करा उसका जवाब हमारे लीडर्स ने क्या दिया वो भी आप जान चुके हो, दैट वी आर अ सेक्युलर कंट्री। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि ब्रिटिशर ने खाली एक मुसीबत हमारे सामने खड़ी नहीं करी थी, ये एक और बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने जो है लीव करके गए थे, वो थे प्रिंसली स्टेट का। ये मैप देखो यहाँ पे, तो बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी इंडिपेंडेंस से पहले हमारी कंट्री के अंदर, यानी कि वहाँ पे राजाओं का रूल था, महल थे, राजा थे। अब आपको दीदी हमारे यहाँ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था, राजा का रूल क्या था, तो भाई बहुत सारी ऐसी स्टेट्स थी, जैसे राजस्थान आप देख लो, ठीक है, और भी बहुत सारी स्टेट जैसे हैदराबाद आप देख लो, ये क्या थी, प्रिंसली स्टेट्स थी। यहाँ पे क्या होता था कि भाई राजा का रूल भी था, ब्रिटिशर का भी था। तो जो देश के अंदर जो इस स्टेट के, ये जैसे राजस्थान हो गया, कोई भी जो है प्रिंसली स्टेट आपको इस मैप में दिखाई दे रही है, तो गुजरात की तरफ काफ़ी सारी प्रिंसली स्टेट्स थी। तो यहाँ पे क्या है, जो राज्य के अंदर चल रहा है, यानी कि उस राज्य के अंदर जो चल रहा है वो तो राजा संभालेगा, बट जो एक्सटर्नल अफेयर थे कि बाहर के क्या डीलिंग होगी वो सब ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में थी। तो इसको कहते थे पैरामाउंटेसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन, कि ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि भाई सारे राजाओं से पंगा थोड़ी ले सकते थे ब्रिटिशर्स, तो राजा जी को क्या कर दिया था, उन्होंने प्रिंसली स्टेट बना दी थी कि बाकी तो सब हम संभालेंगे, तो अपने राज्य के अंदर अंदर के कुछ चीज़ों को आप संभालोगे। तो ऐसे जो है ब्रिटिशर्स ने राज्य चलते थे, किंगडम्स थे उस समय में, किंगशिप थी हमारे यहाँ पे उस समय में कि राजा थे, इंटरनल पॉलिटिक्स राजा लोग देखते थे और बाहर की पॉलिटिक्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के सारे हाथ में थी। इवन जो है बिल्कुल 1947 तक आप मान लो, बहुत सारी ऐसे जो है हमारे यहाँ पे स्टेट थी जहाँ पे राजा हुआ करते थे। अब जब ये लोग गए ब्रिटिशर्स, इन्होंने क्या कहा कि भाई जब तो हम जा रहे हैं, ब्रिटिशर्स ने कहा, तो उन्होंने प्रिंसली स्टेट के जितने भी राजा लोग थे उनको क्या कहा, अब हम जा रहे हैं तो ये जो पैरामाउंटेसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन है ये भी इलैप्स हो जाएगी। इलैप्स मतलब उड़ जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ये जो हमने आपको कहा है ना कि राज्य आप अपना संभालिए, बाहर की चीज़ें हम देखेंगे। बाहर की चीज़ें मतलब क्या होता है, अब देखो हमारा इंडिया है, हमारे अपनी फॉरेन रिलेशन चैप्टर 1 में पढ़ के आए हो, इंडो बाइप्लैंड में हमारे रशिया से रिलेशनशिप्स है, हमारे देखो जो है सोवियत यूनियन से भी थे, अब हमारे अमेरिका से भी है, चाइना से भी हम ट्रेड करते हैं। तो भाई उस ज़माने में भी ये सब तो फॉरेन रिलेशंस तो देखने पड़ते थे, और क्या होगा बाकी पॉलिसीज़। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा था, राजा जो होते थे ना, प्रिंस जो होते थे, उन्हें बहुत कम पावर्स दे रखी थी, बट थी पावर उन पर, उनको अपने जो है राज्य को चलाते थे, बहुत सारी पावर्स ब्रिटिशर्स के हाथ में थी। अब जब ये जा रहे थे 1947 में, तो इन्होंने राजाओं को क्या कहा कि अब हम जा रहे हैं तो ये पैरामाउंटेसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन भी ख़त्म होता है, अब आप चाहो तो इंडिया के साथ मर्ज हो जाओ या अपनी स्टेट्स को इंडिया के साथ मर्ज कर लो, आप
आप चाहो तो पाकिस्तान के साथ मर्ज हो जाओ अपनी स्टेट को लेकर, और आप चाहो तो भैया अपना एक अलग नेशन बना लो। तो अगर सोचो अगर ऐसा हो जाता तो क्या होता। अब कितने, अब मैं तुम्हें ज़रा नंबर्स बताती हूँ जो यहाँ बुक में लिखा है। ऑलमोस्ट आप मान लो 565 प्रिंसली स्टेट थी हमारे यहाँ पे। कितनी सी प्रिंसली स्टेट थी? एज मैनी एज 565 इन ऑल। 565 तो प्रिंसली स्टेट थी हमारे यहाँ। अब ये 565 हिंदी में जो भी आप बताओ, 556 कहेंगे आई थिंक सो। ये सारे जो है प्रिंसली स्टेट के अगर राजा कह दें कि हम अपनी अलग कंट्री बना रहे हैं, या चलो हम पाकिस्तान, तो हम इंडिया का क्या होता, हमारे कितने टुकड़े हो जाते, तब हम कितना पार्टीशन क्या हो जाता, हमारी कंट्री रह ही ना पाती। ऐसी मुसीबत ये हमारे लिए खड़ी करके जा चुके थे सारे के सारे ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स अनाउंस दैट एंड ऑफ देयर रूल ओवर इंडिया से क्या होगा, पैरामाउंटेसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन भी एंड हो जाएगा। पैरामाउंटेसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन समझ गए ना, कि अपना ताज जब हम जा रहे हैं तो ये जो हमने कहा है कि थोड़ा बहुत तुम अपना चला लो राज्य, बाकी सब हम देख रहे हैं, तो वो भी खत्म। अब तुम अपनी मर्जी है, तुम्हारी राज्य को कैसे भी चलाओ, खुद चलाओ, इंडिया के साथ मर्ज हो जाओ, पाकिस्तान के साथ हो जाओ, आपकी मर्जी है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो ऐसा हमारे लिए करके गई थी, और डिसीजन वाज लेफ्ट नॉट टू द पीपल बट प्रिंसली रूलर्स ऑफ द स्टेट। अब अगर ऐसा भी ये कहते ना कि ये जो डिसीजन है कि भैया आपको जो है इंडिया के साथ मर्ज होना है, पाकिस्तान के, या जो है अपनी अलग कंट्री बनानी है, वो लोगों के पास हो, यानी कि वो जो इंडिया के लोग रह रहे हैं उस प्रिंसली स्टेट में उनके पास हो, तब भी चलता, क्योंकि हर एक इंडियन को इंडिया में ही रहना था उस समय पे, चाहे राजा था उनका। दे ऑल वांटेड कि राजा का रूल खत्म हो और डेमोक्रेसी आए। इन्होंने क्या करा, राजा के हाथ में छोड़ दिया सोल, कि भाई राजा की मर्जी है, वो जो मर्जी कर सकता है। जम्मू कश्मीर में भी उस समय राजा का रूल था। तो भाई अब क्या हो, इस ऐसी सिचुएशन में तो कोई भी राजा कुछ भी कह सकता था कि भाई मैं इंडिया के साथ जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं अलग देश बनाऊंगा, पाकिस्तान के पास जाऊंगा। अब ऐसे सीरियस प्रॉब्लम से हमारी इंडिया की एग्जिस्टेंस पे ही खतरा आ गया था। तो अब तुम ऐसे बड़ी परेशानी में आ गए होगी ना, सोच के क्या हुआ होगा। सो लेट्स सी क्या रिजल्ट निकलता है और क्या हम फाइनल सॉल्यूशन निकालते हैं, और कौन आता है फाइनल सॉल्यूशन निकालने। तो फाइनल सॉल्यूशन निकालने के लिए आते हैं हमारे इंडिया के आयरन मैन, कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ही वो लीडर थे हमारे जिन्होंने क्या करा, ये 565 प्रिंसली स्टेट्स के राजाओं के पास वो गए और उनसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ अकेशन पे साइन करवाए। इंस्ट्रूमेंट ऑफ अकेशन मतलब क्या था, वो अग्रीमेंट जिसमें उन्होंने कहा कि यस वो इंडिया के साथ मर्ज होके रहेंगे, ना ही वो अलग कंट्री बनाएंगे, ना ही वो पाकिस्तान के साथ जाएंगे, वो इंडिया में ही रहेंगे। तो यूनाइटेड इंडिया जो हमारा बना, वरना तो इंडिया टुकड़ों में बट जाता। तो उस इंडिया को यूनाइट करने का काम किसने करा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। तो अब उन्होंने वो कैसे करा, लेट्स सी। कैसे इतनी सारी प्रिंसली स्टेट्स का, तो मैंने ना यहीं पे स्लाइड लगा दी है इसकी, देखो हमारे बुक में दे रखी है। देख लो भाई कितनी प्रिंसली स्टेट्स थी, ब्लू से मार्क वाली, और अच्छे से देख लो। ये देखो, ये गुजरात साइड जो मैं आपको कह रही हूँ, अजमेर, मेवाड़, राजपुताना, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ठीक है, और हैदराबाद, मैसूर, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मणिपुर, त्रिपुरा, ये सब क्या है, ये सब प्रिंसली स्टेट है। अब आपके, मैंने कहा 565 है, तो ये कोई एक ब्लू में खाली मतलब एक राजा नहीं है, बीच में छोटे छोटे और बाइफिकेशंस हो रखे हैं। इतने सारे राजा लोग थे, सबसे जो है एग्रीमेंट साइन करवाना था, जिसको कहा जाता था इंस्ट्रूमेंट ऑफ अकेशन। चलो देखते हैं अब ये सब कैसे हुआ। नाउ व्हाट वाज द गवर्नमेंट्स अप्रोच टुवर्ड्स द प्रिंसली स्टेट। गवर्नमेंट जो हमारी बनी, उनका क्या अप्रोच थे प्रिंसली स्टेट की तरफ। तो हमारी जो गवर्नमेंट की, उनका स्टैंड मतलब होता है डिसीजन, बिल्कुल पक्का था कि किसी भी तरीके से इंडिया का और डिवीजन नहीं होना चाहिए। एक पार्टीशन तो हमने देख लिया, और कोई भी टुकड़ा हमारे इंडिया का हम खुद से अलग नहीं होने देंगे। द मुस्लिम लीग अपोज द इंडियन नेशनल कांग्रेस। मुस्लिम लीग हमारे साइड को अपोज कर रही थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के कि नहीं भैया, जो रूलर्स हैं ना, जो राजा लोग हैं, उनके ऊपर छोड़ दो, उनको जो मर्जी करना हो वो करे, वो पाकिस्तान के साथ है, वो इंडिया के साथ रहे, अपनी अलग कंट्री बनाए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ही ये जो है हिस्टोरिक रोल प्ले करा था, नेगोशिएटिंग विद द रूलर्स ऑफ द स्टेट फर्मली बट डिप्लोमेटिकली। डिप्लोमेसी से वो चले, और वो हर एक कंट्री को हर एक प्रिंसली स्टेट को इंडियन यूनियन में उन्होंने मर्ज करवाया। अब गवर्नमेंट ने ये मर्जर करवाने के लिए, और जो है उनके दिमाग में 3 चीज़ें चलती थी, 3 कंसिडरेशन। पहला, द पीपल ऑफ मोस्ट प्रिंसली स्टेट रियली वांटेड टू बिकम पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। हमारी गवर्नमेंट जो थी, जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, और ईच एंड एवरी हमारे जो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल की लीडर्स थे, जो भी हमारे गवर्नमेंट के लीडर्स थे, उनको ये पता था कि भाई ये जो राजा के अंडर में जो प्रजा है
वो इंडिया के साथ ही रहना चाहती है, चाहे वो राजस्थान के राजा के अंडर में प्रजा हो, चाहे वो हैदरा के जो निज़ाम थे जिन्हें राजा ही कर सकते हो आप, उनके अंडर के जो इंडिया के लोग थे, वो तो प्रजा तो इंडिया के साथ ही रहना चाहती थी ना। तो ये नहीं है कि राजा डिसीजन ले लिया मैं अलग देश बना लूँ, मैं पाकिस्तान के साथ जाऊँ, तो हम ये होने नहीं देंगे। द गवर्नमेंट वॉज प्रिपेयर टू बी फ्लेक्सिबल इन गिविंग ऑटोनॉमी टू सम रीजन्स एंड द आइडिया वॉज टू अकोमोडेट प्लूरलिटी। अब ये था भैया, अब ऐसे तो हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि हम कोई रीजन को फ्लेक्सिबल रहेंगे उन्हें ऑटोनॉमी देने में, यानी कि ऑटोनॉमी मतलब होता है पावर, सिंपल मान लो पावर दे देंगे। कोई राजा अगर बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि नहीं हम नहीं मर्ज करा रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं उनसे राजा की सारी पावर छीन लेंगे, हम कुछ पावर्स उनको भी देंगे इंडिया में रहने के लिए। इंडिया में जब वो आएंगे, मर्ज होंगे इंडिया के साथ में, तो हम उन्हें पावर्स देंगे। ये डिसाइड किया हमारी गवर्नमेंट। अब कोई राजा क्यों चाहेगा कि वो अपनी सारी पावर्स दे दे कि हाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनने के लिए? कोई नहीं चाहेगा। कुछ चाह भी सकते हैं, बट ज़्यादातर क्या करेंगे, अरे भैया हम अपनी राजगद्दी पे बैठे, हम क्यों जो है हमारे से सारी पावर छिन जाएगी, डेमोक्रेसी आ जाएगी। आज के समय पे कोई राजा लोगों के पास पावर है? नहीं है। उस जमाने में थी, तो वो क्यों चाहेंगे? तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा हम थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी राजा को भी देंगे। ऐसा नहीं होगा राजा से सारी पावर्स हम छीनेंगे, हम भी नहीं छीनेंगे सारी पावर्स, ठीक है। इन द बैकड्रॉप ऑफ पार्टीशन विच ब्रॉट इनटू फोकस द कॉन्टेस्ट ओवर डेमार्केशन ऑफ टेरिटरी, द इंटीग्रेशन ऑफ टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ द नेशन हैड अज्यूम सुप्रीम इंपॉर्टेंस। अब ये क्या है, देखो उस समय में एक प्रॉब्लम और थी, हमारी कंट्री का जो टेरिटरीज, अब क्या है, हमारी स्टेट ब्यूटीफुली मार्क्ड है। बंगाली बोलने वालों का बंगाल, गुजराती बोलने वालों का गुजरात, केरला की अलग लैंग्वेज है, तमिलनाडु की अलग लैंग्वेज है, आंध्र प्रदेश में अलग लैंग्वेज है, ठीक है। वहीं आप कर्नाटका में आओगे अलग लैंग्वेज बोली जाती है, महाराष्ट्र की अलग लैंग्वेज है। हर एक आप देख रहे हो हमारी ऐसा हमारा हो रखा है, बायरफिकेशन कहते हैं इसको, जो हमारी स्टेट्स बनी हुई हैं, स्टेट की जो बाउंड्रीज हैं वो लोगों के मन मुताबिक बनी हुई है, जो जिस लैंग्वेज का होता है, जिस कल्चर का, उसकी अपना स्टेट बनी हुई है। जैसे अभी कुछ समय पहले हमारे यहाँ पे, कुछ समय नहीं कहेंगे, आज से अब तो काफ़ी साल हो चुके हैं, तेलंगाना का फॉर्मेशन हुआ था। क्यों? लोगों की डिमांड को फुलफिल करने के लिए हुआ था। तो भाई ये सब के जो है अलग अलग स्टेट्स क्यों बन रही, अब बनी हुई हैं। उस जमाने में ऐसा बायरफिकेशन नहीं हो रखा था स्टेट्स का। ये देखो तुम, ये देखो यहाँ पे, ये वाली हमारी जो है हमें मैप में आपको बहुत क्लियरली विजिबल होगा। ये देखो यहाँ पे आपको क्या अलग अलग साउथ इंडिया में देखो आप स्पेशली, अच्छा साउथ इंडिया में देयर आर मेनी लैंग्वेजेस, क्या आपको कोई अलग लैंग्वेज स्टेट दिख रही है? नहीं। ये देखो मद्रास, मद्रास में आज के समय का कितनी सारी स्टेट्स आ रही हैं। ये देखो आप मैसूर, यहाँ पे जो है देयर इज़ नो कर्नाटका, देयर इज़ नो जो है बाकी की स्टेट्स, कोई स्टेट वाइज नहीं बन रखी है। ये देखो इतना बड़ा यहाँ हैदराबाद है, देयर इज़ नो अदर जो है स्टेट यहाँ पे। तो भाई ये देखो आप, अब इसका क्या किया जाए ऐसे सिचुएशन में, जो हर एक जो है यहाँ इन स्टेट्स के लोग थे ना अलग अलग लैंग्वेजेस वाले, वो चाहते थे कि भाई जब हमें फ्रीडम मिल जाए तो हमारी अपनी स्टेट बन जाए, कि भैया अब हमें फ्रीडम मिल गया तो हमारी स्टेट बन जाए अलग से, ठीक है। तो अब हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि जो लोग ये चाहते हैं हम उसको भी फुलफिल करेंगे, कि हम लैंग्वेजेस के बेसिस पे स्टेट भी बनाएंगे, ठीक है। अब जो है कैसा गवर्नमेंट ने डील करा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ वोकेशन पे कैसे साइन करवाया। तो अगर सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो रूलर ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टेट, जितने भी राजा लोग थे सब ने आराम से इंस्ट्रूमेंट ऑफ वोकेशन पे साइन कर दिया था, एंड विच मीन दैट देयर स्टेट अग्रीड टू बिकम अ पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन, यानी कि वो इंडिया के यूनियन का मेंबर बनने के लिए रेडी हो गए थे, ठीक है। बहुत सारे तो रेडी हो गए थे, बट जो राजाओं ने, जिन प्रिंसली स्टेट के राजाओं ने प्रॉब्लम क्रिएट करी थी कि नहीं हम नहीं होंगे, वो कौन कौन से थे वो देखो वो यहाँ पे गिवन है। जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर, ये सबसे डिफ़िकल्ट रहे थे। काफ़ी और ने भी करे थे, बट सबसे डिफ़िकल्ट रहा यहाँ पे देखो ये कश्मीर का, ठीक है। दूसरा जो है जूनागढ़ का, ये देखो ये रहा जूनागढ़, ठीक है। ये देखो ये हैदराबाद, यहाँ पे हमें, और मणिपुर में हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। एंड हेयर इज़ द मैप, आप एक देख सकते हो कि किस तरीके से, देखो मैंने आपको कहा ना बंगाल का जो है पार्टीशन कराया गया, इवन उस लेवल पे भी, कौन सा मैंने कहा आपको, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी। तो देखो ऐसे बंगाल का, ये ईस्ट बंगाल बन गया था, ईस्ट पाकिस्तान बन गया था। देखो ये बंगाल का, ये इतना साइड जहाँ पे हिंदूज थे वो इंडिया में रहा, बाकी को ईस्ट पाकिस्तान इन्होंने बना दिया। अब चलते हैं यहाँ पे जो है पंजाब में, पंजाब में देखो ऐसा ही हुआ। पंजाब देखो यहाँ पे, ये पूरा पंजाब था, पूरा इतना बड़ा था। अब इसका बायरफिकेशन कराया, जो इधर से ये यहाँ से सिख और हिंदूज इंडिया है, और यहाँ से मुस्लिम इधर वाले पंजाब में गए, और ये बना वेस्ट पाकिस्तान। तो ये देखो ये प्रॉब्लम्स इन कश्मीर ने, मैं हैदराबाद ने, इनने प्रॉब्लम क्रिएट करी थी इन स्टेट्स ने कि हमें इंडिया के साथ नहीं मर्ज होना है। तो फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलवाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, ठीक है। अब कश्मीर इशू
तो आप आज नहीं पढ़ोगे कि कश्मीर को कैसे इंडियन यूनियन का मेंबर बनाया गया था, कश्मीर को स्पेशल पावर्स दी गई थी, तब वो इंडियन यूनियन का मेंबर बना था। आपने आर्टिकल 370 जो अब हट चुका है, जिसके बारे में आप आगे पढ़ोगे चैप्टर 8 के अंदर, 7 के अंदर, तब पढ़ोगे। कश्मीर का आज नहीं पढ़ेंगे हम, आज हम पढ़ेंगे हैदराबाद का और मणिपुर का, कि कैसे जब इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि यहाँ के रूलर्स ने कहा हमें इंडिया यूनियन के साथ नहीं रहना है, तो तब सॉल्यूशन कैसे निकला। बट इससे पहले एक छोटी सी एरिया जो था हमारा, एक राज्य, उसके बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम था जूनागढ़। ये देखो आप, जूनागढ़ एनेक्स्ड बाय इंडिया इन 1948 में जूनागढ़ इंडिया का मेंबर जो है वो बन गया था। अब जूनागढ़ में कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी, जूनागढ़ के जो वहाँ के लीडर्स थे वो इंडिया का मेंबर नहीं बनना चाहते थे, तो जूनागढ़ में कराया गया प्लेबिसाइड होता है, वोट करवाए गए, तो वहाँ की जनता ने सबने वोट करा कि उन्हें इंडिया के साथ रहना है, एंड इससे 1948 में जूनागढ़ इंडिया का मेंबर बन जाता है। ठीक है जी, चलो आगे पढ़ते हैं बाकियों के साथ क्या क्या हुआ था। अब आता है हमारा केस ऑफ हैदराबाद की फ़ोटो देखो यहाँ पे, ये है हैदराबाद के निज़ाम। ठीक है, अब जो ये हैदराबाद के निज़ाम है, देखो ये रहे हैदराबाद के निज़ाम, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो ये जो हैदराबाद के निज़ाम थे, इन्होंने कहा कि हमें तो इंडिया के साथ नहीं रहना है, और हैदराबाद उस समय के इंडिया की सबसे बड़ी प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी, एंड जो है अराउंडेड बाय इंडियन टेरिटरी। पूरी तरफ हैदराबाद के इंडिया की स्टेट्स थी, जैसे कि आज के समय का महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये सब उस समय में क्या था, हैदराबाद में ही आता था। ये देख लो ना खुद आप पिक्चर के अंदर, ये देखो इतना बड़ा हैदराबाद था। आज के समय का बहुत सारा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश इस हैदराबाद के अंदर ही था। अब अगर इस पूरे के पूरे एरिया को अगर ये हैदराबाद अलग कंट्री बना देता या पाकिस्तान के साथ मर्ज हो जाता तो क्या होता गाइस हमारी कंट्री का। तो इसीलिए जो है यहाँ हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई थी। तो इट वॉज रूल्ड बाय लीडर, जिनको निज़ाम कहा जाता था। तो हैदराबाद के राजा कौन थे, रूलर कौन थे, निज़ाम कहा जाता था, और वो उस ज़माने में पूरे दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। ठीक है, मतलब ऐसा कहा जाता था कि ये तो वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन है, इतने अमीर हुआ करते थे। तो ही एंटर्ड इनटू व्हाट वाज कॉल्ड द स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद इंडिया इन नवंबर 1947 फॉर अ ईयर व्हाइल नेगोशिएशन विद इंडियन गवर्नमेंट वर गोइंग ऑन। तो ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट में जाते हैं इंडियन गवर्नमेंट के साथ में 1947 नवंबर में, कि अभी स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की मतलब ना ही अभी इंडिया के साथ होंगे, ना ही अभी पाकिस्तान के साथ होंगे, ना ही अभी अपनी कंट्री बना रहे हैं। ठीक है, द पीपल ऑफ हैदराबाद, बट इस समय पे जो पीपल ऑफ हैदराबाद थे, जब वो लोग देख रहे थे कि बाकी प्रिंसली स्टेट्स मान चुकी हैं और सब इंडियन यूनियन का मेंबर बन गई है, तो पीपल ऑफ हैदराबाद जो थे, जो हैदराबाद की जनता थी, वो प्रोटेस्ट करती है, क्योंकि उन्हें राजा के रूल के अंडर में नहीं रहना था, निज़ाम के रूल के अंदर में उन्हें नहीं रहना था, क्योंकि निज़ाम बहुत अत्याचार करते थे लोगों के ऊपर। ठीक है, तो जो तेलंगाना के पीजेंट थे, इसके हैदराबाद में ही आता था, देखो अब तेलंगाना रीजन था हैदराबाद में एक, और वहाँ के जो पीजेंट्स थे उन्होंने जो है क्या लॉन्च कर दिया, उन्होंने लॉन्च करा जो है प्रोटेस्ट, उन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया निज़ाम के अत्याचार वाले रूल के खिलाफ, कि हमें अत्याचारी राजा नहीं चाहिए, हमें कौन चाहिए भैया, हमें तो इंडियन गवर्नमेंट के साथ जाना है। औरतों तक ने इस मूवमेंट को ज्वाइन करा। ठीक है, तो जो कम्युनिस्ट पार्टी थी हैदराबाद की और जो हैदराबाद की कांग्रेस थी, उन्होंने इस मूवमेंट को सपोर्ट करा और वो मूवमेंट को लेकर पहुंच गए हैदराबाद तक। ठीक है, और हैदराबाद पे जो है पूरा का पूरा प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाता है। पूरे के पूरे हैदराबाद में प्रोटेस्ट शुरू हो गया था। दो पार्टीज, जैसे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के मूवमेंट हो रहे थे ना, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, हम तब ब्रिटिशर्स से लड़ रहे थे, अब हैदराबाद के निज़ाम से लड़ा जा रहा था जनता, और उनको आगे लेकर कौन चल रही थी, कम्युनिस्ट पार्टी और जो है हैदराबाद की कांग्रेस। ठीक है जी, अब क्या होता है, निज़ाम को जब दिखाई देता है, ये लीडर जो थे यहाँ के, उन्हें जब दिखाई पड़ा कि भैया ये हैदराबाद की जनता मेरे रूल के खिलाफ अत्याचारी रूल कह रहे हैं मेरा, और मेरे खिलाफ जो है प्रोटेस्ट करिए, तो उन्होंने क्या करा, जो निज़ाम की पर्सनल आर्मी थी, वो तो भैया क्या है, वो तो राजा था ना, तो राजा की अपनी सेना तो होगी, तो उनकी जो सेना थी उसका नाम क्या होता था, रजाकर्स। और रजाकर्स न्यू नो बाउंड्स, जो ये लिखा है इसका मतलब है वो बहुत अत्याचार करते थे। वो मतलब जैसे किसी की परवाह नहीं करते थे कि कौन बच्ची है, कौन बूढ़ा है, कौन औरत है, कौन आदमी है, कुछ नहीं, सबको मारेंगे। तो उन्होंने लोगों को मर्डर करना शुरू कर दिया। वो उतर गए सड़कों पर, जो प्रोटेस्ट कर रहा है, जो नहीं भी कर रहा, घरों में जाके लोगों को मारना शुरू करा, रेप करना शुरू कर दिया औरतों का, उन्होंने लूट मचानी शुरू कर दी। एंड पर्टिकुलरली यहाँ पे उन्होंने टारगेट करा नॉन मुस्लिम्स को। हैदराबाद में भी बहुत सारे मुस्लिम्स थे उस समय पे, तो जो नॉन मुस्लिम्स थे ना, उनको इन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया। अब सितंबर 1948 आता है, तो अब ऐसी सिचुएशन देखकर कि लोगों पे, हमारे इंडिया के लोगों पे अत्याचार हो रहा है, अब हमारी गवर्नमेंट चुप थोड़ी रहती। तो बाय सितंबर 1948 हमारी इंडिया की जो आर्मी है, हमारी मिलिट्री जाती है, रजाकर से लड़ती है, रजाकर्स को हरा देती
देती है एंड जो है आफ्टर फ्यू डेज जो है निज़ाम सरेंडर कर देते हैं कि हमारी मिलिट्री हरा देती है उनकी मिलिट्री रजाकर्स को, और फिर वो उन्हें साइन करना ही पड़ता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ अकेशन पे, और उससे हैदराबाद इंडिया का पार्ट बन जाता है। तो भैया अब हैदराबाद इंडिया का पार्ट कैसे बना? आर्म से, फोर्स के थ्रू बढ़ा। आप एक चैप्टर पढ़ोगे आगे सिक्योरिटी इन द कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड अपनी नेक्स्ट बुक के अंदर, तो वहाँ आप देखोगे कि फोर्स का यूज़ कैसे होता है। तो यहाँ पे हमें फोर्स का यूज़ करना पड़ा, हैदराबाद को मर्ज कराने की मजबूरी में करना पड़ा क्योंकि वो हमारे इंडियंस को नुकसान पहुंचा रहे थे। ठीक है जी। अब आएगा नेक्स्ट केस आ गया भाई, फिर हमारा हैदराबाद ऐसे मर्ज हो गया था। तो ये ना आपको एग्जाम में डायरेक्ट लॉन्ग आंसर में आएगा, तो यही पॉइंट्स लिखने हैं। मैं आपको ये स्लाइड प्रोवाइड कर दूंगी, ये देखो, ये देख रहे हो ये कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7, ये पॉइंट लिख दोगे पूरे नंबर मिल जाएंगे। बहुत ऐसा ईजी लैंग्वेज है, तो 1 मिनट में लर्न हो जाएगी, 2-4 बार रीड करोगे लर्न है। ठीक है। अब आता है मणिपुर का, ये देख लो मणिपुर, ये देखो। तो मणिपुर का क्या केस था भैया, फ्यू डेज बिफोर इंडिपेंडेंस जो महाराजा ऑफ मणिपुर थे जिनका नाम था बोधा चंद्रा, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ अकेशन पे साइन कर दिया था और उन्होंने कहा था ठीक है वो इंडिया का पार्ट बनेंगे। कब? एक रीज़न पे, जब इंटरनल ऑटोनॉमी उनके पास होगी और एक्सटर्नल ऑटोनॉमी इंडिया गवर्नमेंट के पास होगी। इंटरनल ऑटोनॉमी मतलब तो मणिपुर की स्टेट के अंदर जो चलेगा वो खुद संभालेंगे राजा। ठीक है। जैसे स्टेट के अंदर भी इलेक्शंस होते हैं, स्टेट के अंदर भी बहुत, अभी आप देखते हो ना हमारे इलेक्शंस छोड़ो, अब हमारी स्टेट के सीएम होते हैं ना, बहुत काम करती है सीएम हमारी स्टेट का, तो बहुत सारे फैसले सीएम लेते हैं और पूरी जो है स्टेट गवर्नमेंट चलाती है। तो मतलब ये हो गया, उन्होंने कहा कि जो स्टेट के अंदर का कामकाज होगा वो मैं देखूंगा, जो बाहरी काम है जो एक्सटर्नल अफेयर्स हो गए वो आप देख लीजिएगा इंडियन गवर्नमेंट। और उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ अकेशन पे साइन कर दिया। जैसे आज के समय पे हमारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट होती है ना, तुम ये मानो स्टेट गवर्नमेंट का जिम्मा मिल गया राजा लोगों को और सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई हमारी इंडियन यूनियन पे, मतलब मेंबर तो बन गई ना, एक अलग देश तो नहीं बना मणिपुर, ना ही पाकिस्तान के साथ गया, इंडिया का मेंबर बन गई। अब क्या होता है, अंडर द प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन महाराजा हेल्ड इलेक्शंस इन जून 1948। जून 1948 में महाराजा के ऊपर जो है वहाँ के जो राजा थे बोधा चंद्रा, उनके ऊपर मणिपुर की जनता कहते हैं कि आप हमारे यहाँ इलेक्शन कराओ एंड जो है हमारी स्टेट को बना दो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। ठीक है, मोनार्की, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दो। वो जैसे हमने नेपाल में पढ़ा था कि भाई राजा भी होगा और कॉन्स्टिट्यूशन भी होगी। किसकी मणिपुर की अपनी अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगी और मोनार्की होगी, वो अपनी स्टेट को अपने हिसाब से चलाएंगे। ठीक है। एंड जो है मणिपुर इसलिए सबसे पहली जो है स्टेट बनती है जहाँ पे जो है इलेक्शंस हुए थे। हमारे इलेक्शंस, अभी आप एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस इससे अगले चैप्टर में पढ़ोगे कि हमारा फर्स्ट इलेक्शन कब हुआ था। तो पूरे इंडिया का तो फर्स्ट इलेक्शन बाद में हुआ, बट सिर्फ अगर मणिपुर का अगर आप देखो तो इंडिया का तो मेंबर बन ही चुका था मणिपुर। तो पहला इलेक्शन मणिपुर में हो गया था अराउंड 1948 के बाद ही हमारा हो गया था जो है ये हमारा इलेक्शंस 1948 जून में हो गए थे आप मानो। और जो है ये पहले इलेक्शन हुए थे हमारी कंट्री में जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे हुए थे कि हर एडल्ट को मेल फीमेल सबको वोटिंग राइट्स मिलेंगे। तो मणिपुर वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया टू होल्ड इलेक्शन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है। नेक्स्ट, देयर वर लॉट ऑफ डिफरेंसेस इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर ओवर द मर्जर ऑफ मणिपुर विद इंडिया। अब जब इलेक्शन से उसके बाद मणिपुर की लेजिस्लेटिव असेंबली बन गई। लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है भाई, हर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली जहाँ पे जो है, जैसे आप जिस भी स्टेट में, आप यूपी में हो तो यूपी की लेजिस्लेटिव असेंबली है, सीएम हमारे योगी जी हो गए, बंगाल की अलग लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, पंजाब की अलग लेजिस्लेटिव, सबकी अपनी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली बन जाती है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली बन जाती है मणिपुर की। और जो मणिपुर के ये लीडर्स जो पावर में आए थे इलेक्शन के थ्रू, वो नहीं चाहते थे इंडिया के साथ मर्ज होना, मतलब काफ़ी हद तक वो नहीं चाहते थे। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सक्सीडेड इन प्रेशराइजिंग द महाराजा इनटू फाइंडिंग अ मर्जर एग्रीमेंट इन फाइंडिंग नहीं होगा, साइनिंग होगा एग्रीमेंट इन सितंबर 1949। अब देखो ये चीज़ हमारे इंडिया गवर्नमेंट के लीडर्स को समझ में आ गई थी कि भाई अब यहाँ पे इलेक्शन हो गया, अब यहाँ सरकार बन चुकी है मणिपुर की। राजा तो इंडिया के साथ रहने को तैयार थे, बट ये जो नई सरकार बनी थी मणिपुर की, यहाँ इस सरकार के लोग नहीं रेडी थे इंडिया के साथ रहने के लिए, उनको लग रहा था। तो इसलिए हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करा, हम राजा जी के पास गए और राजा को प्रेशराइज करवा के मणिपुर को फुल फ्लेजेडली इंडिया का मेंबर बना दिया। यानी कि जो इंटरनल ऑटोनॉमी दे रखी थी ना, एक्सटर्नल अपने पास थी खाली, इंटरनल नहीं थी, अब इंटरनल ऑटोनॉमी भी हमारे इंडिया की गवर्नमेंट के पास आ गई और मणिपुर फुल फ्लेजेड वे में इंडिया का मर्जर हो जाता है, इंडिया का मेंबर बन जाता है। और जब ये राजा ने साइन करा था मर्जर एग्रीमेंट के ऊपर कि फाइनली अब सितंबर 1949 में मणिपुर इंडिया का प्रॉपर पार्ट बन रहा है, तो उस समय पे उन्होंने जो सरकार बनी थी वहाँ की मणिपुर की, इलेक्शन होने के बाद वो भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे, उनसे नहीं पूछा, राजा जी ने खुद से साइन कर दिया था। दिस कॉज अ लॉट ऑफ एंगर एंड रिसेंटमेंट इन मणिपुर। तो मणिपुर के लोगों को बहुत बुरा लगा
उन्होंने ये सोचा कि इंडिया की गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों करा, जब हमारे से तो पूछा नहीं गया मर्जर एग्रीमेंट पे साइन कराने के लिए, राजा ने डायरेक्ट अपने आप जो है डिसीजन ले लिया, जो जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को हमने चूज़ करा उनसे क्यों नहीं पूछा गया। तो इसलिए मणिपुर के लोगों में जो है गुस्सा आया, वो नाराज़ हुए, एंड इसीलिए यहाँ लिखा है द रिप्रिकेशंस ऑफ विच आर स्टिल बीइंग फेल्ट। कुछ कुछ तो अभी भी इस चीज़ का जो है नाराज़गी इस बात पर ही दिखाई जाती है, ठीक है। तो ये समझ लो आप कि ये मणिपुर था, ठीक है। मणिपुर इंडिया का हिस्सा बन गया था, बट टेम्प्रेरी, मतलब फुली नहीं बना था, टेम्प्रेरी नहीं कहेंगे, पार्शियली बना था, सिर्फ एक्सटर्नल ऑटोनॉमी हमारे पास थी। फिर मणिपुर की अपनी सरकार बनती है और वो शायद नहीं आना चाहते थे हमारी कंट्री के साथ में, तो इसलिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने प्रेशराइज करके राजा जी को जो है मर्जर एग्रीमेंट साइन करा लिया। वहाँ से जो है इंडिया का पूरे तरीके से हिस्सा बन गया मणिपुर। एंड आफ्टर दैट जो है हम वहाँ के लोगों को थोड़ी नाराज़गी लगी कि भाई हमारी सरकार से क्यों नहीं पूछा जो हमने बनाई है, कि क्या पता वो हो जाते बट क्या पता वो नहीं होते, बट पूछना तो एटलीस्ट चाहिए था। तो इसलिए वो गुस्सा। और मणिपुर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, क्यों है सब समझो। यहाँ जितने भी बॉर्डर्स यहाँ पे जा रहे हैं, हमारे लिए हर स्टेट इंपॉर्टेंट थी। तो जैसे कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था कि हम कहीं पे भी अपने इंडिया को और डिवीज़न नहीं होने देंगे, तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने ऐसा फैसला लिया, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। तो अब आपने बस 2 स्टेट के बारे में पढ़ा, एक मणिपुर एक हैदराबाद, ठीक है, और जूनागढ़ पढ़ लिया। अभी कश्मीर का किस्सा आप पढ़ोगे, चैप्टर आगे आने वाले अपने, जो आप फाइनल एग्जाम्स के समय पे पढ़ोगे। समझ लो तुम प्री बोर्ड जो हो चैप्टर को, कि कश्मीर कैसे मर्ज कराया गया था और बाद में क्या हुआ। डन। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। अब भाई 2 चैलेंजेस हमारे हो चुके, एक पार्टीशन देख लिया, एक प्रिंसली स्टेट का किस्सा देख लिया। अब आता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। अब हमारे जो है गवर्नमेंट ने एक वादा करा था, नेशनल लीडर्स ने लोगों को फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान एक वादा करा था कि जब हमें फ्रीडम मिल जाएगा तो हम लैंग्वेजेस के बेसिस पे स्टेट बना देंगे। जैसे तुम स्टेट्स देख रहे हो, हैदराबाद के अंदर आज के समय का महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश सब है। बिना लोग मतलब जो एक दूसरे से कनेक्ट ही नहीं कर पाते थे, अलग लैंग्वेज अलग कल्चर के लोग इकट्ठे रह रहे थे। तो अब लोग चाहते थे यार अब ब्रिटिशर चलेगा, अब अपना अपना राज्य होगा जैसे आज के समय पे है, तो लोग ये चाह रहे थे। बट गवर्नमेंट ने प्रॉमिस कर रखा था कि हाँ ठीक है, जब फ्रीडम मिलेगा उसके बाद हम दोबारा से बाउंड्रीज बनाएंगे, देश की अलग अलग स्टेट्स बना देंगे, प्रॉमिस कर रखा था लीडर्स ने। बट पार्टीशन के बाद और ये इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट के बाद में जो है हमारे लीडर्स डर गए थे ये पार्टीशन, ये वाला जो है बायरिफिकेशन करने में। क्यों डर गए थे, चलो पढ़ते हैं और समझ में आ जाएगा। तो द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज तो हमने देख लिया, सेकेंड चैलेंज भी देख लिया। अब नया चैलेंज आ रहा था, द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट्स हैड टू बी ड्रॉन इन अ वे सो दैट लिंग्विस्टिक एंड कल्चर प्लूरैलिटी मतलब डिफरेंसेस जो है वो कंट्री के वो जो है इंडिया में दिखाई देने लग जाए और यूनिटी में रहे इंडिया, यानी कि सारे लैंग्वेजेस के लोगों की अपनी अपनी स्टेट बन जाए जैसे आज के समय पे, और सब खुश रहें। तो जो है हमारे लीडर्स ने ये प्रॉमिस कर रखा था कि वो लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाएंगे। आफ्टर द नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1920 द प्रिंसिपल वॉज रिकॉग्नाइज एट द बेसिस ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन नेशनल पार्टी इटसेल्फ। यानी कि भैया 1920 से कांग्रेस ने खुद की भी कांग्रेस ने लैंग्वेज के बेसिस पे जो है ऐसा अपना प्रिंसिपल अपनी पार्टी तक के अंदर कर रखा था और सबको प्रॉमिस कर रखा था। कांग्रेस थी तो सबसे आगे थी फ्रीडम स्ट्रगल में, हर एक जनता को प्रॉमिस था इंडिया कि भाई जैसे ही ब्रिटिशर जाएंगे आपकी लैंग्वेज की स्टेट बन जाएगी। पंजाबियों का पंजाब, बंगालियों का बंगाल, केरला का में जो लैंग्वेज बोली जाती है और जो तमिलनाडु में जो लैंग्वेज, आंध्र प्रदेश में आप लोगों की अपनी अपनी लैंग्वेजेस के बेसिस पे स्टेट बना दी जाएगी, लोगों को प्रॉमिस था। बट जब इंडिपेंडेंस हुआ, पार्टीशन हुआ, हमने देखा इतने लोगों की मौत हुई, इसकी वजह से हमारी कंट्री की यूनिटी पे खतरा आ गया था कि भैया देश टूटने को आ गया था। तो हमारे लीडर्स डर गए थे और लीडर्स इस बात को पोस्टपोन कर रहे थे कि अभी रुक के करेंगे, इस काम को रुक के करेंगे, अभी थोड़े दिनों बाद हम जो है बाउंड्रीज बनाएंगे। और लोग अब चुप नहीं रहते हैं, प्रोटेस्ट धीरे धीरे शुरू हो जाता है। पहला प्रोटेस्ट होता है, जो लोग हमारे लीडर्स क्या कह रहे हैं, अभी रुक के करेंगे लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनना, बट लोगों को अब चाहिए थी लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट। तो पहला प्रोटेस्ट शुरू होता है गाइस, तेलुगु स्पीकिंग एरिया ऑफ द ओल्ड मद्रास प्रोविंस। यहाँ देख लो ये फोटो मैं एनसर्कल कर रही हूँ, ये रही मद्रास प्रोविंस। मैंने आपको क्या कहा था, ये मद्रास के अंदर देखो आज के समय पे कितनी सारी स्टेट्स के, आज के समय का तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका कुछ नहीं है यहाँ पे, अभी पूरा का पूरा मद्रास बना हुआ है। तो भैया यहाँ पे लोग चाहते थे हमारी लैंग्वेज की अलग स्टेट बने, तो स्पेशली जो तेलुगु बोलने वाले लोग थे ओल्ड मद्रास प्रोविंस के, उन्होंने लॉन्च कर दिया विशाल आंध्रा मूवमेंट। विशाल आंध्रा मूवमेंट में उन्होंने कहा कि भैया हमें अपनी स्टेट बनानी है जिसको हम नाम रखेंगे आंध्र प्रदेश, हम तेलुगु बोलने वालों की अलग स्टेट बनानी है हमें आंध्र प्रदेश, ठीक है।
अब जो ये मूवमेंट था इट गैदर मोमेंटम, बहुत सारे लोग इस मूवमेंट का हिस्सा बने। इस मूवमेंट के लीडर कौन थे? जैसे हर मूवमेंट के लीडर होते हैं, महात्मा गांधी बहुत सारे नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के लीडर बने थे, वैसे ही इस मूवमेंट के लीडर कौन थे? पोती श्रीरामुलु, जो खुद एक कांग्रेस के लीडर थे। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने इनडेफिनेट फास्ट करना शुरू कर दिया। विशाल आंध्रा मूवमेंट चल रहा था, पोती श्रीरामुलु क्या करते हैं, वो फास्ट कर देते हैं ऐसा जिसमें वो कुछ खाएंगे नहीं, ठीक है, तो वो फास्ट करने लगते हैं, फास्ट अंटिल डेथ की। अब वो मर जाएंगे बट कुछ नहीं खाएंगे जब तक जो है एक अलग स्टेट उनके लिए नहीं बनाई जाएगी, उनकी लोगों के लिए, जिसको उनका नाम रखेंगे वो आंध्र प्रदेश। तो हमारी गवर्नमेंट ये डिसीजन ले नहीं पाई थी, उससे पहले ही जो पोती श्रीरामुलु है उनकी डेथ हो जाती है। यानी कि जो वो फास्ट कर रहे थे उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। वो कुछ नहीं खाते थे, गवर्नमेंट बात नहीं मान रही थी, इस वजह से उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है। अब जैसे ही लीडर की डेथ होती है तो सारी जो जनता थी तेलुगु स्पीकिंग वाली, वो जो है फिर प्रोटेस्ट को वो बहुत गुस्से में आ जाती है, वायलेंस क्रिएट होने लगता है कि उनकी लीडर तक की डेथ हो गई, जो है गवर्नमेंट उनकी बात क्यों नहीं मान रही है। तो इस वायलेंट की वजह से जो आंध्रा रीजन में हो रहा था, तो फाइनली जो पीएम थे यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी अनाउंस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट आंध्रा स्टेट इन दिसंबर 1952। तो पहली स्टेट अलग से कौन बनी? लैंग्वेज के बेसिस पे 1952 में। 47 में फ्रीडम मिला था, इतनी प्रॉब्लम पहले ही देख रहे थे। 52 में जाके, दिसंबर 1952 में जाके पहली लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनती है आंध्र प्रदेश, ठीक है। नाउ द फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश जो है, इसकी वजह से बाकी अब जो है स्टेट्स वालों को भी लगने लगा यार हम भी अपनी लैंग्वेज के बेसिस पे हमें भी अपनी स्टेट बनानी है, ठीक है। तो प्री पार्टीशन मैप ऑफ इंडिया है ये बिफोर 1947 का। तो आप देखो अब यहाँ पे जो ये मद्रास का जो एरिया था जहाँ पे तेलुगु स्पीकिंग वाले लोग थे, अब उनके लिए बन गया था क्या? आंध्र प्रदेश, ठीक है। और ऐसे ही अब जैसे आप यहाँ पे देखो यूनाइटेड प्रोविंस बिहार देख लो आप, यहाँ देखो राजस्थान राजपूताना देखो, और ये देखो आप यहाँ पे पंजाब का। अब हर स्टेट का पार्टीशन के बाद अब हमें क्या करवाना था? अब हमें सब स्टेट्स को लैंग्वेजेस के बेसिस पे बनाना था। जैसा आज के समय का मैप दिखता है ना हमारे इंडिया का स्टेट वाला, वैसा बनाना था। तो उसके लिए अब ये काम करना बहुत मुश्किल था। तो अब जो है हमारी ये है पोती श्रीरामुलु जी, तो अब हमारी गवर्नमेंट जो है एक नई कमीशन लगाती है जो इस सब के ऊपर ध्यान रखेगी। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई जाती है 1953 में। तो ये वन मार्क कर याद रखो, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, मतलब कि ये जो स्टेट्स की बाउंड्रीज मार्क करनी है लैंग्वेज के बेसिस पे, ये कमीशन जो है अलग अलग स्टेट्स बनाने का काम करेगी। तो प्रॉपर एक कमेटी बिठाई, पूरी कमीशन बनाई कि अब ये लोग देखेंगे कैसे लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाई जाएगी। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड इन 1956। 1956 में जाके स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास होता है, विच लेड टू द क्रिएट ऑफ 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। और उसके बाद 14 नई स्टेट्स बनती है लैंग्वेजेस के बेसिस पे और 6 यूनियन टेरिटरीज। एंड दस वी कंक्लूड दैट क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स जो है, जो लोगों को डर लग रहा था कि वो सेपरेटिज्म लाएगा, वो हमारी कंट्री को डिवाइड कर देगा, वही हमारी कंट्री की यूनिटी बना। तो तुम्हें पता हमारे लीडर्स क्यों इस फैसले को नहीं ले रहे थे लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट? वो डर रहे थे कि कहीं वो लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बना दी तो वो लोग कहीं ये ना कहने लगे हम अपनी अलग कंट्री बनाएंगे। तो वो इस पोस्टपोन कर रहे थे इस इशू को। बट फाइनली हमें स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनानी पड़ी। 1956 में जाके 14 नई स्टेट्स बनी और जो है 6 यूनियन टेरिटरीज बनी। और जो हमने सोचा था कि यार लैंग्वेजेस के बेसिस पे स्टेट कहीं हमारी कमज़ोरी तो नहीं बन जाएगी, तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट जब हमने लैंग्वेजेस के बेसिस पे स्टेट बनाया तो हमारी कंट्री की ये ताकत बन गई। हमारी कंट्री के लोग जो है इस चीज़ को अपने कल्चर की यूनिटी एंड डाइवर्सिटी समझने लगे और इससे हमें और ज़्यादा मजबूती मिली। एंड नाउ वी आर वेरी हैप्पीली यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। एंड इसने हमारी नेशनल यूनिटी को जो है और स्ट्रॉन्ग करा। तो डेमोक्रेसी इन अदर वर्ड्स वॉज एसोसिएटेड विद प्लूरलिटी ऑफ आइडियाज एंड वे ऑफ लाइफ। तो इंडिया में डेमोक्रेसी मतलब ये नहीं था कि कुछ लोगों की बातों को माना ही नहीं जाएगा, नहीं, हमने ऐसी डेमोक्रेसी अडॉप्ट करी जहाँ पे हमने हर टाइप के जो लोगों की इच्छा थी उनको माना और वो हमारे लिए अच्छा साबित हुआ, ठीक है जी। तो विद दिस ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। अब ये लास्ट में आपको बुक में एक मैप टाइप अपनी बॉक्स दे रखा है फास्ट फॉरवर्ड करके, और उसमें आपको दिखाया गया है उन 1956 में जो 14 स्टेट्स बनी, मैंने आपको कहा उसके बाद भी बहुत स्टेट्स बनी थी। ये मैप नहीं ठीक से नहीं लगा हुआ, मैं एक और लगाऊंगी पूरा, जो नेम ऑफ द स्टेट किस में से बनी और न्यू स्टेट क्या बनी। जैसे बॉम्बे में से महाराष्ट्र बना और कौन कौन सी स्टेट्स बनी, असम से क्या बना। तो मैं ये प्रॉपर मैप जो है ये 1 2 3 4 5 6 वाला अभी एक और लगाती हूँ PIP में, उसमें आप देखो कि कौन से ईयर के साथ में गिवन है कौन कौन सी स्टेट्स कब बनी, ठीक है। ओके, अब देखो विद दिस गाइस चैप्टर कंप्लीट होता है, बट एक ये लास्ट टॉपिक है आपका महात्मा गांधी जी वाला, जो मैंने स्टार्टिंग में नहीं पढ़ा है, अब पढ़ लेते हैं, ठीक है।
तो 15 अगस्त को जब 1947 को सब लोग जश्न मना रहे थे आज़ादी का, महात्मा गांधी जी आज़ादी का जश्न नहीं मना रहे थे। क्यों नहीं मना रहे थे? क्योंकि वो उस समय पे कोलकाता में थे और वो वहाँ पे फास्ट अंटिल डेथ कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे जो इतने दंगे हो रहे थे हिंदू और मुस्लिम के बीच में और वो वायलेंट के सख्त खिलाफ थे, तो इसलिए वो क्या कर रहे थे, वो जो है फास्ट कर रहे थे, जिससे वहाँ पे लोग समझे और दंगा करने बंद करें। और ऐसा होता भी है, वहाँ पे दंगे होने बंद हो जाते हैं कोलकाता में जब महात्मा गांधी जी वहाँ जाके फास्ट करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, फिर गांधी जी वहाँ से पहुँचते हैं दिल्ली, जिससे कि वो दिल्ली में भी जो दंगे हो रहे हैं और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उसको भी थोड़ा जो है, गांधी जी के जाते ही दोनों कम्युनिटीज़ आपस में ना लड़ना बंद कर दिया करती थी और सब कुछ जो है धीरे धीरे स्मूथ हो जाने लगता था, जो नाराज़गी है वो ख़त्म हो जाने लगती थी। ठीक है, तो गांधी जी पहुंच जाते हैं दिल्ली और साथ ही के साथ में गांधी जी जो कन्विंस कर रहे थे इंडिया की गवर्नमेंट को कि जो है जो कोई ड्यूज़ थे हमारे पाकिस्तान को जो हमें देने थे वो क्लियर कर दें हम लोग। तो गांधी जी दिन दिल्ली आते हैं और दिल्ली में भी फास्ट करते रहते हैं और हमारी इंडियन गवर्नमेंट को वो परसुएट कर रहे थे कि जो ड्यूज़ है पाकिस्तान को वो दे देनी चाहिए एंड इंडिया में मुस्लिम्स के साथ गलत सलूक अब नहीं होना चाहिए। इवन तो हमारा पार्टीशन हो चुका था ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटी, बट स्टिल हमारे कंट्री में सबको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए और ये दंगे बंद हो, तो इसलिए वो दिल्ली आते हैं और गवर्नमेंट को भी परसुएट करते हैं। जनवरी 1948 तक उनका लास्ट फास्ट चला था। अब फाइनली जो है दिल्ली में भी दंगे होने बंद हो जाते हैं उनके आने के बाद और सब कुछ सेटल हो रहा था। अब आता है जो है, इस समय पे गांधी जी को बहुत थ्रेट्स आते थे उनकी लाइफ को लेकर। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे हिंदूज थे जो गांधी जी को अब पसंद नहीं करते थे। तो फाइनली ऑन 30 जनवरी जो है 1948 एक ऐसे ही हिंदू एक्सट्रीमिस्ट थे जिनका नाम था नथुराम गोडसे। वो क्या करते हैं, गांधी जी का जब शाम को प्रेयर हो रही होती थी इवनिंग के टाइम पे, वो जाके गांधी जी को 3 बुलेट जो है मार देते हैं और उसी दिन गांधी जी की डेथ हो जाती है। और उनके साथ में जो लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल चल रहा था, ट्रुथ का, नॉन वायलेंस का, जस्टिस का, टॉलरेंस का, वो भी एंड हो जाता है। तो फाइनली गांधी जी की डेथ कब होती है? 30 जनवरी 1948 को। डिस्पाइट जो है गांधी जी को पता था कि उनको आर्म प्रोटेक्शन की जरूरत है, उन्होंने मना कर दिया था इंडियन गवर्नमेंट को आर्म प्रोटेक्शन लेने के लिए एंड महात्मा गांधी का ये सैक्रिफाइस अब हमने ये भी पढ़ लिया। ओके, सो विद दिस गाइस ये चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग कंप्लीट होता है। अब तुम्हें इसके नोट्स चाहिए, मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिया, लिंक है, वहां से जाके देख लो। क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो आ जाएगी, वहां से देख लेना। पॉलिटिकल साइंस की दूसरी बुक भी पढ़ानी शुरू कर दी है मैंने, जो पहली बुक है प्लेलिस्ट बन गई है, जाके पढ़ना शुरू कर दो। हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमिक्स भी है। सो गो एंड स्टार्ट स्टडिंग। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।